हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, देखो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें इलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें इलेक्शंस ज़रूरी होते हैं, क्यों हमें इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इलेक्शन करवाने के डीमेरिट्स क्या हैं। इलेक्शन से जो है सब चीज़ पॉजिटिव नहीं है, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव भी है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी कंट्री में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगी, जो टीचर्स यूजुअली जो है पेपर में पूछती हैं। चलिए, ये टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। क्यों इलेक्शंस करवाने हैं, यानी कि वाई इलेक्शंस, हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है इलेक्शंस का, क्या पूरा प्रोसेस है हमारी कंट्री में, वो भी हम इलेक्शंस का पढ़ेंगे। और तीसरी चीज, हमारी जो कंट्री है उसमें जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। देखो, डेमोक्रेसी का नाम होता है सबको चॉइस मिले। ठीक है, सबको चॉइस मिलना, ये होता है डेमोक्रेसी का मीनिंग। तो हमारी कंट्री तो डेमोक्रेसी है, बट जब हम इलेक्शन प्रोसेस करवा रहे हैं तब हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, तब हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि हर पर्सन को चांस मिले इलेक्शंस में, वो भी हम इस चैप्टर में करेंगे। चलिए, वाई इलेक्शंस, अब ये पढ़ने के लिए आखिर इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं, हमें जो है एक केस स्टडी पढ़नी है हरियाणा की। हरियाणा जो है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसका एक स्टेट है। तो उसके बारे में हमें छोटी सी स्टोरी पढ़नी है ताकि हम ये जान पाए आखिर इलेक्शंस हमारे लिए जरूरी क्यों हैं। देखिए, हरियाणा है, हरियाणा की जो है शाम की यहाँ पर बात की जा रही है, 12 बजे की बात की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक लीडर जो है वो आने वाले हैं और लोग जो है रोड की साइड पर उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लीडर आएंगे, हमारे लीडर आएंगे। तो आखिर कौन है वो लीडर? वो लीडर हैं बच्चे हमारे मिस्टर देवी लाल। कौन है वो लीडर? हमारे मिस्टर देवी लाल। तो जो लोग हैं वो जो है बहुत ज़्यादा खड़े होकर भर भर के जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर आएंगे। और जिन लोगों ने वो रैली को ऑर्गेनाइज किया है वो कह रहे हैं अरे शांत रहो, आ जाएंगे तुम्हारे लीडर, आ जाएंगे तुम्हारे लीडर। तो ये जो हमारे मिस्टर देवी लाल हैं, आखिर ये हैं कौन? ये चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति हैं, यानी हरियाणा की एक समिति है, एक ग्रुप है जिसका नाम है संघर्ष समिति, उसके चीफ हैं ये। और वो कहाँ पर आने वाले हैं, कहाँ के लोग उनका वेट कर रहे हैं? वो करनाल में जो है आने वाले हैं। करनाल जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर लोग उनका वेट कर रहे हैं कि हमारे लीडर आएंगे। और ये जो हमारे हैं मिस्टर देवी लाल, ये 76 ईयर्स ओल्ड हैं इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा आजकल बिजी रहते हैं, बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। क्यों आखिर इनकी इतनी सारी मीटिंग्स चल रही हैं, क्या ऐसा ये करने वाले हैं, आइए देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा, अगर अब हम हरियाणा के बारे में जाने तो 1982 से 87 तक जो है कांग्रेस का रूल रहा है हरियाणा में। और अब 1987 में जो है दोबारा से इलेक्शंस होने वाले हैं। हमारे, आपको पता है हमारी कंट्री में 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो 82 से 87 देख लीजिए। अब हमारा जो है 82 में कांग्रेस इलेक्शन में जीत के आई थी, अब 87 में दोबारा इलेक्शंस होने वाले हैं। और इस इलेक्शन से पहले जो ये हमारे मिस्टर देवी लाल, या जिनको चौधरी देवी लाल भी कहा जाता है, इन्होंने कह दिया है कि अब इस आने वाले इलेक्शन से मैं करने वाला हूं एक न्याय युद्ध, एक जस्टिस के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। मैं इन इलेक्शंस में पार्ट लूंगा और इस पार्ट के जरिए जो है, ये जो पार्ट मैं ले रहा हूं इलेक्शंस में, मैं न्याय के लिए एक युद्ध करने वाला हूं। तो ये जो है इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है लोकदल। ठीक है, इन्होंने कहा है मैं इस पार्टी के साथ मिलकर जो है, ये जो मेरी पार्टी है लोकदल, मैं इलेक्शंस में आऊंगा, मैं इलेक्शंस में खड़ा आऊंगा। और ये जो मेरी इलेक्शंस के लिए लड़ाई है, केवल ये इलेक्शंस की लड़ाई नहीं है, ये है मेरा न्याय के लिए युद्ध। और क्योंकि उनको इस इलेक्शंस में जीतना है, तो उन्होंने जो है बाकी जो छोटी मोटी पार्टीज हैं, ऑफ कोर्स एक तो कांग्रेस है जो हमारी उस टाइम पावर में है, उसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टीज हैं उनके साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया है इस लोक दल ने कि चलो भाई साथ में आकर हम लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस के खिलाफ, और जिसको एक्चुअल में वो बोल रहे हैं न्याय युद्ध। अब 87 का जो इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें ये जो देवीलाल जी हैं उन्होंने जो है इलेक्शंस लड़े हैं अपनी लोकदल पार्टी से, तो आखिर उसमें क्या रिजल्ट रहा वो हम देखते हैं। तो टोटल असेंबली सीट्स कितनी है? 90, यानी जो हरियाणा है उसको जो है 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। किस चीज के लिए? इलेक्शंस के लिए। ठीक है, अब इस 90 सीट्स में अलग अलग जो है इलेक्शंस होंगे, अलग अलग लोग जो है इन 90 एरियाज से अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे। और 90 का हाफ कितना होता है? 90 का 50% कितना होता है? 45। तो 50% से जब एक वोट भी ज्यादा आ जाएगा किसी पार्टी का, तो वो पार्टी क्या बना लेगी?
सरकार बना लेगी, यानी आपको जो है सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होता है। तो 90 का 50% होता है 45, और 45 से ज्यादा यानी एक सीट भी अगर आपकी ज्यादा हो गई तो यानी आप हरियाणा के इलेक्शन जीत गए हो। तो 90 सीट्स हैं टोटल। और लोकदल और उसके पार्टनर्स, जिन जिन लोगों ने लोकदल के साथ जो है हाथ मिलाए थे, तो उन सब लोगों ने मिलकर कितनी सीट जीती हैं? 76। और इस 76 में से 60 सीट्स तो अकेले किसने जीती हैं? लोकदल ने। और 5 सीट्स किसकी आई हैं टोटल? केवल 90 में से 5 सीट जो है कांग्रेस की आई हैं। अब क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि लोकदल ने 60 सीट जीत ली हैं। जीतनी कितनी थी? 46 से भी बहुत ज्यादा सीट्स वो जीत चुकी है। तो यानी अब हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? लोकदल की। चलिए, लोकदल। अब लोकदल क्या है? ऑफ कोर्स एक पार्टी है जो कि किसने बनाई है? देवीलाल जी ने। ये मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने अपने लोगों से क्या प्रॉमिस किया? जब इलेक्शंस होने वाले थे उससे पहले इन्होंने लोगों से कुछ प्रॉमिस किए। क्या प्रॉमिस किए? इन्होंने वहां के हरियाणा के लोगों को कहा, भाई अगर मेरी पार्टी जीत गई ना, अगर मैं पावर में आ गया, तो जितने भी फार्मर्स ने लोन ले रखे हैं, जितने भी कर्जे ले रखे हैं, या जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार से लोन लिया था, वो सारे लोन जो है माफ हो जाएंगे। आपको कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं करनी होगी अगर मैं पावर में आ गया। अब क्या लोगों ने देवीलाल को वोट दिया? हाँ भाई, वोट दिया है तभी तो उनकी सरकार बनी है। तो लोगों ने क्यों वोट दिया देवीलाल को? लोगों ने देवीलाल जी को इसलिए वोट किया क्योंकि, या फिर उनकी हम बोल सकते हैं लोकदल को क्यों वोट किया, क्योंकि सबसे पहले जो लोग हैं अनहैप्पी थे विद देयर करंट गवर्नमेंट। और करंट गवर्नमेंट कौन सी थी? कांग्रेस की। लोग जो है एक तो कांग्रेस से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, दूसरी चीज वो अट्रैक्ट हो गए प्रोमिसेस से जो लोकदल ने किए थे। जो हमारे देवीलाल जी ने और लोकदल की पार्टी ने जो प्रॉमिस किए थे उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, तो इसलिए उन्होंने क्या है, लोकदल को वोट दिया। अब इलेक्शंस के बाद क्या हुआ? क्या लोकदल ने अपने प्रोमिसेस को जो है फॉलो किया, अपने प्रोमिसेस को निभाया? ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो गवर्नर ने जो है देवीलाल जी को बोला, आइए आप जो है अब हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाइए। ठीक है, जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है सीएम को। मतलब ऑफ कोर्स ये डिसाइडेड है कौन सीएम बनेगा, पर जो ऑफिशियल सेरेमनी होती है उसमें चीफ मिनिस्टर कौन बनाता है? गवर्नर। गवर्नर जो है कहता है ये लीजिए अब आप हमारी स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये पूरी एक सेरेमनी सी होती है जिसमें गवर्नर जो है ये रोल प्ले करता है। अब जब फाइनली जो है देवीलाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया? फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस के जो है लोन्स को वेव ऑफ कर दिया और उनको कहा अब तुम्हें लोन देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी तुमने लोन लिया था अब तुमने उस कर्जे को वापस नहीं करना है। उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया और अगले 5 साल तक जो है हमारी जो सरकार की लोकदल की वो चलती रही। 5 साल तक लोकदल रही। लेकिन 5 साल बाद जब हमारे दोबारा से इलेक्शंस हुए 1991 में, ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये तो 4 साल बाद ही इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब 4 साल में प्रोसेस शुरू हो गया, नए चीफ मिनिस्टर 5वें साल में ही बनेंगे। ठीक है, 1991 में इलेक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, हरियाणा में इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस जीती, लोकदल फिर से हार गई। ठीक है, लोकदल जो है इलेक्शंस हार गई और कांग्रेस इस बार जीत गई। तो यहाँ पर आपने देखने को मिलता है कि भाई लोग जो है ना हमारी कंट्री के, उनके पास पावर है, वो चाहे तो तुम्हें जिता भी सकते हैं, वो चाहे तो तुम्हें हरा भी सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। पहले कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस नहीं पसंद आई तो लोकदल को जिता दिया, अब लोकदल नहीं पसंद आई तो फिर से कांग्रेस को जिता दिया। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इस प्रोसेस से आपको पता चलेगा, ये जो अभी हमने पूरी कहानी पढ़ी है ना, आखिर हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है। इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर लोग जो हैं वो खुद मिलकर जो है डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या आप एक ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर इलेक्शन ही ना हो, जहां पर सारे लोग इकट्ठे आकर डिसीजन ले रहे हैं? भाई ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जब ग्रीस में सबसे पहले डेमोक्रेसी आई तो एक्चुअल में वहां पर सब लोग साथ आते थे और मिलकर डिसीजन लेते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये क्यों पॉसिबल नहीं है? आज के टाइम पर हमें अपने लीडर्स को इलेक्ट क्यों करना पड़ रहा है? हम खुद सारे मिलकर डिसीजन क्यों नहीं ले लेते हैं? ये हम देखेंगे। A rule of people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. लेकिन अगर देखो, अगर हम सब लोग इकट्ठे आकर डिसीजन ले सकते हैं तो डेमोक्रेसी भी हो सकती है बिना इलेक्शंस के। क्या जरूरत है इलेक्शंस की? हम आएंगे, साथ में डिस्कशन करेंगे और जो है अपना
जो भी हमें डिसीजन लेना है वो ले लेंगे, ठीक है, नॉर्मली हो सकता है ये पॉसिबल, बट उसके लिए हम सबको एक दिन एक साथ आकर बैठना पड़ेगा। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं वो कैसे साथ आएंगे। अब आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, क्या इंडिया के सारे लोग एक दिन साथ आकर बैठ सकते हैं कि हमें डिसीजन लेना है? क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि सारे लोग इकट्ठे साथ आ जाए और डिसीजन ले लें? आप केवल एक स्कूल के लिए ही देख लो, क्या स्कूल में अगर हम डेमोक्रेसी फॉलो करें, क्या कोई ऐसा दिन होता है जिसमें स्कूल के सारा स्टाफ भी आया है, टीचर्स भी आए हैं, जो भी एक्स्ट्रा हेल्पर्स हैं वो भी आए हैं? ऐसा होता है किसी दिन? बहुत कोई ही ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई भी छुट्टी पर नहीं होगा, है ना? तो इंडिया में क्या एक जहां पर एक लार्ज कम्युनिटी है, क्या वहां पर सारे लोग इकट्ठे आकर डिसीजन ले सकते हैं? एक साथ आना ही पॉसिबल नहीं है, लोग फ्री नहीं होते हैं, हर कोई अपने काम में बिजी रहता है। तो भाई लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये देखना कि हर पर्सन एक दिन एक साथ आ जाए डिसीजन लेने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। नॉर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल द मैटर्स। चलो एक बार लोग साथ आकर बैठ भी गए, ठीक है, 1 मिनट के लिए साथ आकर बैठ भी गए, क्या अगर डिसीजन लेने में 5-6 घंटे लग रहे हैं तो क्या लोग इतना वेट कर पाएंगे? इतने में उनको और काम आ जाएंगे, कहेंगे नहीं इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और चलो टाइम भी निकाल दिया, तो क्या सब में इतनी नॉलेज है कि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा डिसीजन ले पाए? क्या सब में इतनी नॉलेज है? आज के आप टाइम पे देखिए, हमारा यूथ ऐसा है कि उनको 500 रुपए दे दो तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। देख रहे हो कितना हमारी कंट्री में ऐसा चलता है कि अरे यूथ को भड़काना कितना आसान है ना? 21-22 साल के बच्चे क्या होते हैं, उनको भड़का दो कि अरे नहीं नहीं ये सरकार अच्छी नहीं है, हम तुम्हें 500 रुपए देंगे, तुम आओ लड़ाई करो। तो क्या इन सब लोगों को हम इकट्ठे लेकर आ सकते हैं डिसीजन लेने के लिए? नहीं, सबके पास नॉलेज नहीं है सही डिसीजन लेने की। Therefore, in democratic people, rule is through their representatives. इसलिए हम डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारे हम लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो हम अपने में से जो हमें मतलब मान लो ये लोग हैं, हमें अपने में से जो बेस्ट पर्सन लगता है हम उसको इलेक्ट करते हैं कि भाई जाओ तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम हम सबके लिए जो है बेस्ट डिसीजन लो और सबके साथ डिस्कशन करो और तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसलिए आजकल जो है डेमोक्रेसीज में हमें कौन सी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास इतनी टाइम और नॉलेज नहीं है, तो तुम जाओ हमारे बिहाफ पर डिसीजन लो। और जब हम सारे लोग इकट्ठे आकर खुद डिसीजन लेते हैं, हम किसी को इलेक्ट नहीं करते, हम सब मिलकर डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारी होती है मेरे बच्चे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो हमारी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर सब लोग डायरेक्टली आकर डिसीजन ले रहे हैं। बट क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि साथ आकर बैठ नहीं सकते, तो इसलिए अब हम फॉलो करने लगे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये क्लियर हो, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पास आता है पेपर में कि हम आज के टाइम में जो है वो डायरेक्टली डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं, हम लोग जो है साथ मिलकर इकट्ठे डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं, हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करनी है, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं फॉलो करते हैं? तो इसका ये आपके पास आंसर है कि सबसे पहले लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे लोग एक साथ एक टाइम पर मिल जाएं, और अगर मिल भी जाएं तो सब लोगों के पास वो टाइम और नॉलेज नहीं है कि वो डिसीजन ले पाएं सारे मैटर्स पर, ठीक है। चलिए, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस? हमने कहा अब हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूरी है। अब हमें रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट क्यों करना है, हमें इलेक्शंस क्यों करवाने हैं? जो हमारी कम्युनिटी का सबसे समझदार इंसान है, सीधा उसको ही बोल दो डिसीजन ले ले, क्यों हमें इलेक्शंस करवाने हैं? मान लो आज को मैं कह दूं कि भाई मैं सबसे समझदार हूं, मैं तुम सबके लिए डिसीजन ले लूंगी, क्या तुम इस बात को मानोगे इस बात को? भाई इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? हम क्यों अपने में से किसी समझदार को या कोई जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति है कहते हैं भाई धूप में थोड़ी बाल सफेद किए हैं, हमारी बात मानो, क्यों हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस हम ऐसे भी तो अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं ना, कि भाई जो सबसे बूढ़ा है, जिसने पूरी अपनी जिंदगी देखी है, उसको लीडर बना दो, या जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो मान लो किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ के आया है, अच्छी जगह नौकरी की है, उसको बना दो, वो डिसीजन ले लेगा। इलेक्शंस क्यों करवाने हैं? या फिर ये देख लो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, उसको लीडर बना दो। ये इतना काम झाम क्यों करना है इलेक्शंस का?
तो भाई देखो, अगर मान लो हम सिलेक्ट कर भी लें कि जो ज्यादा बूढ़ा है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, या हमें लगता है जो ज्यादा नॉलेजेबल है वो हमारे लिए डिसीजन ले ले, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। पर ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा बूढ़ा है, कौन ज्यादा नॉलेजेबल है? आप कैसे चेक करोगे कि किसमें ज्यादा नॉलेज है, किस में कम नॉलेज है, या कौन कम एक्सपीरियंस्ड है या कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है? कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है IIT IIM से पास हुआ है तब भी इतना समझदार नहीं है, और एक बच्चा लोकल कॉलेज का होकर भी इतना अच्छा जिंदगी में कर जाते हैं। और कितने सारे आप एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो लोग आज तक स्कूल भी नहीं गए हैं फिर भी उन्होंने इतने अच्छे बिजनेस सेटअप कर लिए हैं, और वो लोग जो ना जाने इतने PhD करके बैठे हैं और वो बिना नौकरी के हैं। तो आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे कि किसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसमें ज्यादा नॉलेज है? कौन डिसाइड करेगा ये कि हाँ भाई ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेजेबल है, बाकी नहीं है? और अगर 1% हमने डिसाइड कर भी लिया कि नहीं नहीं यार ये सबसे नॉलेजेबल है, तुम इसको लीडर बनाओ, तो क्या श्योरिटी है वो जो नॉलेजेबल पर्सन है वो आपके लिए सही डिसीजन लेगा? मान लो आज वो आपके लिए सही डिसीजन ले रहा है, लेकिन 2-4 साल बाद उसे लगे यार अब सारा लीडर तो मैं ही हूं, क्यों ना मैं इनका पैसा अपनी जेब में भर लूं। करप्ट भी तो हो सकता है ना लीडर। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने एक पर्सन को लीडर बना लिया, 2 साल बाद उसका मन बदल जाए, आज वो अच्छा है कल को वो अपना जो है ईमान ही बेच दे, वो कहे अब तो लीडर मैंने ही रहना है, तो क्यों ना मैं अपने नाम पर बहुत सारे घर खरीद लूं, ये मुझे बदलेंगे तो सही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं समझदार हूं, ये तो यही सोचते हैं मैं समझदार हूं, तो क्यों ना मैं अपनी जेबों में से पैसा भरूं। एंड इफ वी चूज देम एंड दे वर्क गुड फॉर सम टाइम एंड देन दे बिकम करप्ट, तब आप क्या करोगे? आपने तो इलेक्शंस का प्रोसेस किया ही नहीं है, आपने बस एक बार डिसाइड कर दिया कि हाँ ये समझदार है तो इसको आप लीडर बनाओ, बट इलेक्शंस तो अब दोबारा हो ही नहीं रहे हैं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि कौन ज्यादा नॉलेजेबल है, कौन ज्यादा समझदार है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर आपने डिसाइड कर भी लिया तो क्या आपके पास गारंटी है कि वो पर्सन सच में इतना समझदार आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा, आगे आने वाले टाइम में वो करप्ट नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? और अगर आप इतना समझदारी से सारे डिसीजन ले लेते हैं, मान लो सारे डिसीजन आपने समझदारी से ले लिए, ठीक है, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? क्या जहां पर आप अपने लीडर को बस एक बार इलेक्ट करके छोड़ चुके हो, वो कभी लीडर चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का रूल, बट आपने तो केवल एक पर्सन को कह दिया भाई तू रूल कर ले क्योंकि तू समझदार है, तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। हाउ डू वी फाइंड आउट पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव अब पसंद भी है या नहीं? कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ पीपल? जिस एक लीडर को आपने सबसे ज्यादा समझदार मानकर इलेक्ट कर लिया है, क्या वो हमारे अनुसार काम कर रहा है? क्या जो हम चाहते हैं वो वैसे डिसीजन ले रहा है? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल हु डोंट लाइक डू नॉट रिमेन how to make sure that those people who the people don't like do not remain their representatives? और कई बार जब हम अपने लीडर को नहीं पसंद करते हैं, उनको पावर से आप कैसे हटाओगे? अगर आप इलेक्शन प्रोसेस कर ही नहीं रहे हो, मान लो आज आपने जो लीडर चूज किया वो अच्छा था बट 2 साल में वो बुरा हो गया, ऑफ कोर्स लोगों का नेचर चेंज होता है, तो उसको पावर से कैसे हटाओगे? ये कैसे करोगे आप जब आपके पास इलेक्शन प्रोसेस है ही नहीं? तो भाई अगर आप ये सब चीजें करना चाहते हो ना कि आप अपने पसंद के लीडर को इलेक्ट करो, ठीक है, अपने पसंद के लीडर को इलेक्ट करो, और जब वो नापसंद हो जाता है, जब आपको वो पसंद नहीं है तो उसको हटा देना। ये कैसे पॉसिबल है? ये आपका पॉसिबल है अगर आप टाइम टू टाइम अपना नया लीडर चूज करो, ठीक है, आपने लीडर अपना चूज करना है लेकिन उसको टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहना है, टाइम टू टाइम चेक भी करना है कि भाई जिस लीडर को हमने सिलेक्ट किया था वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो उसे क्या करो? हटा दो। This requires some mechanisms by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. Regular interval, आपने जो regular interval यानी regular timing के साथ आपने जो है अपने leaders को elect करना है, और अगर आपको वो नहीं पसंद आए वो आप उनको हटा सकते हो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इलेक्शंस। इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब जब हमारा एक इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो हम वोटर्स हैं, जो हम वोट देते हैं कि ये हमारा लीडर बने, वो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। क्या चॉइसेस होती हैं? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। हम ये चूज कर सकते हैं हमारे लिए कौन लॉ बनाएगा, है ना, हम उसी लीडर को इलेक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं यार ये मुझे सही समझदार लग रहा है, ये मेरे लिए रूल बना ले, ठीक है। They can choose
हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। हम लोग ही चूज करते हैं कि जिस पार्टी को हम जिताना चाहते हैं, जो पार्टी हमें अच्छी लगती है, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और वही जो है आगे जाके हमारी जो है सरकार बनाए, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बनाए। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम ऐसी पार्टी को भी चूज करते हैं कि जो हमारी सरकार बनेगी उसको गाइड कौन करेगा और लॉ कौन बनाएगा। ये जो है हम जो है इलेक्शन प्रोसेस में जो है चॉइस हमें ये मिलती है कि हम देखें कि हमारा लीडर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी पावर में आएगी, कौन सी पार्टी को हमें फेवर करना है, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन जो है गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, ये भी जो हम लोग हैं मिलकर डिसाइड करते हैं। सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब हम कह रहे हैं हमें इलेक्शंस करने हैं, बट वो इलेक्शन सही है या नहीं, क्या वो इलेक्शंस में हम सबको चॉइस मिल रही है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्शंस करवाने हैं। ये तो हमने देख लिया, जरूरी है इलेक्शंस करवाना, क्योंकि अगर हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उनको टाइम टू टाइम चेक भी करना है वो सही है या नहीं। बट डेमोक्रेटिक कौन बनाएगा इलेक्शंस को कि इलेक्शंस में सबको चॉइस मिले, ठीक है। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। आज के टाइम पर जो भी कंट्री डेमोक्रेसी है वो इलेक्शंस कर रही है, क्योंकि आजकल हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है। इतनी सारी पॉपुलेशन वाले जगह पर जो है हम लोग साथ आकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए आजकल जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें इलेक्शंस हो रहे हैं। इवन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल हो गया यूनाइटेड किंगडम का, है ना, जहां पर आपके इस टाइम पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे ऋषि सुनक जी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भी इलेक्शन से ही आए हैं। है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर हम यूके की बात करें तो वो कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन जरूर होंगे, बट जो कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम अनडेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब ये जो इलेक्शंस हैं ये डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, क्या इलेक्शंस में हर पर्सन को चॉइस मिल रही है आगे आने की, क्या जो लोग हैं वो एक्चुअल में अपनी चॉइस के हिसाब से लीडर को इलेक्ट कर पा रहे हैं। क्या ये तो नहीं है इलेक्शंस करवा दिए लेकिन कहा जबरदस्ती भाई गोली रख के इसी को वोट दे दो वरना मार दूंगा तुझे जान से, क्या ऐसा तो नहीं है, हमें ये भी चेक करना पड़ता है। मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अगर आपको देखना है आपकी कंट्री में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, सबको जो है चॉइस मिल रही है लीडर बनने के भी और लीडर को चूज करने की भी, यानी अगर मैं हूं आज मैं वोट करती हूं और अपने लीडर को इलेक्ट करती हूं, है ना, लेकिन अगले इलेक्शंस में मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं खुद जाकर इलेक्शंस में खड़ी हो जाऊं कि अब मैं लीडर बनना चाहती हूं, अब तुम लोग मुझे वोट दो, तो क्या हमारे पास वो चॉइस है। तो मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and one vote should have equal value. यानी कि हर पर्सन, जितने भी लोग हैं, सबके पास ये चॉइस होनी चाहिए चूज करने की। एक्चुअल में यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मतलब बात हो रही है जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो हमारे 18 ईयर्स और अबव के जो भी लोग हैं उन सबको जो है चॉइस मिलनी चाहिए इलेक्ट करने की, ठीक है, वो अपने लीडर को चूज कर पाए। और क्योंकि ये वोट दे रहे हैं, ठीक है, वोट ये भी दे रहा है और वोट ये भी दे रहा है, तो सबके वोट की इक्वल वैल्यू हो, यानी अगर इसने वोट दिया तो उसका भी 1 पॉइंट है और इसने वोट दिया तो उसका भी 1 पॉइंट है। यहाँ पर कोई आपका इंडियन आइडल या डांस इंडिया डांस का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि भाई ये लड़का है, अगर ये लड़का वोट देगा तो इसके वोट की इक्वल सिर्फ 1 वैल्यू है और ये लड़की है ये वोट देगी तो इसके वोट की 4 वैल्यू है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सबके वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए हमारे इलेक्शंस में, तभी वो हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कल आएगा। Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters. ठीक है, और अब हमने कह दिया हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, हमें लोगों को इलेक्ट करना है, इलेक्ट तो करना है पर किसे इलेक्ट करें ये भी तो होना, सबको खुली छूट मिलनी चाहिए कि भाई हम लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारी जो चॉइस मिल रही है वो मिलनी चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं है केवल हमने कह दिया ये 2 लोग हैं और हमेशा केवल यही 2 लोग इलेक्शंस लड़ेंगे, नहीं, लोगों को जो है चॉइस मिलनी चाहिए आगे आने की कि भाई अब हम लीडर्स बनना चाहते हैं। और ये जो चॉइस मिल रही है ना, दो मान लो 2 की जगह अब हमें 4 की चॉइस मिल रही है, तो ये जो है इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होने चाहिए, ये नहीं कि चारों के 4 जो है एक जैसे ही हैं और खराब है, नहीं, आपके पास जो है प्रॉपर ऑप्शन होनी चाहिए। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम।
पहले तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए चूज करने के लिए। और पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। और कुछ जो है पार्टीज में जो है वैरायटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में लोग चॉइस करें भी कि इसे चॉइस करें या इसे चॉइस करें। ऐसा ना हो कि सारे इतने बर्बाद है, कह रहे यार सारे खराब है, किसी को भी वोट देने का मन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो इलेक्शंस में पार्ट ले पाए, इलेक्शंस में जो है खड़े भी हो पाए सरकार बनाने के लिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। अब ये जो इलेक्शंस हम करवा रहे हैं ये रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार करवा दिया और काम खत्म, क्योंकि अगर आपने एक बार किसी लीडर को इलेक्ट करके छोड़ दिया तो उसके दिमाग में यही आ जाएगा, भाई अब तो मैं पावर में हूं, अब मेरे को जो करना है मैं करूंगा। क्योंकि भाई लोगों में ईगो तो आएगा ना, ये तो नॉर्मल हमारा ह्यूमन का नेचर है। एक बार हमें पावर दे दी जाए तो हमसे वो संभलती नहीं है। तो एक बार अगर हमने सोच लिया कि भाई एक बार इलेक्शंस करेंगे और फिर कभी नहीं करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। हमें जो है टाइम टू टाइम इलेक्शंस करवाने हैं, ताकि आज हमने जिस लीडर को इलेक्ट किया है उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई दोबारा इलेक्शन होंगे कुछ साल बाद, अगर आज अच्छे काम मैंने नहीं किए तो अगली बार लोग मुझे हरा देंगे। तो रेगुलर इंटरवल्स पर जो है इलेक्शंस होने चाहिए। चौथी चीज, फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। यानी ऐसा ना हो मैंने वोट तो किसी को दिया और लीडर कोई और बन गया। नहीं, अगर मान लो ये 4 लोग जो है इलेक्शंस में खड़े हैं और ज्यादा वोट जो है इस लीडर को मिला है, तो यही हमेशा जो है गवर्नमेंट इसको जो है बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वोट तो हम इसको दे रहे हैं और चीटिंग करके जो है लीडर आपने इसको बना दिया। नहीं, जिसको हमने प्रेफर किया है उसी को इलेक्शन में आपने जिताना है, वही इलेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी चीटिंग करके हम वोट तो इसको दे रहे हैं और मशीन कह रही है नहीं भाई वोट तो इसको मिलेंगे। इस तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए, चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों से जो है जबरदस्ती वगैरह वोट दिलाया जाए, ऐसा कुछ भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो हमने याद रखने हैं कि किस तरीके से आप अपने इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बना सकते हो। अब जब आप 18 साल के होंगे तो आपने जरूर याद रखना है, क्या जब आप वोट देने जा रहे हो क्या ये 5 चीजें फॉलो हो रही हैं, तभी तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। और ये आपका कहा जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इलेक्शन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, फ्री और फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए 5 कंडीशंस क्या फुलफिल होनी चाहिए। इलेक्शंस लीड टू कंपटीशन। अब भाई देखो इलेक्शन से क्या होता है, हमने कहा 4 लोग जो है इलेक्शन में खड़े हो गए, मैं भी लीडर बनना चाहता हूं, मैं भी लीडर बनना चाहता हूं, मैं भी लीडर बनना चाहता हूं, मैं भी लीडर बनना चाहता हूं। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। और भाई कंपटीशन तो आपको पता है लोगों को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। आजकल के बच्चे तो कंपटीशन से लड़ना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है ना, स्कूल्स में आपको देखने को मिलता है नई नई कंपटीशन से बच्चा हमारा स्ट्रेस ले लेता है, ये है वो है। तो भाई कंपटीशन के ऑफकोर्स नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, सब लोगों पर हैं, ठीक है। पर ये जो हमारा इलेक्शंस है इससे भी कंपटीशन होता है। कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टीज में भी कंपटीशन होता है कि मेरी सरकार आएगी या मेरी सरकार आएगी। हमें रोज अपनी जो है न्यूज में देखने को मिलता है कांग्रेस बीजेपी में कितना कंपटीशन है कि कौन जीतेगा। और दूसरी चीज कंपटीशन बिटवीन द कैंडिडेट्स। इवन अगर आज मैं एक छोटे से एरिया में रह रही हूं, मान लो मेरा छोटा सा एक सेक्टर है, तो वहां भी कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होता है कि मैं जीतूंगा या ये जीतूंगा। चाहे दोनों एक ही गली में रह रहे हैं पर उन दोनों में लड़ाई होती है ना। लड़ाई मतलब एक कंपटीशन है कि तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। और आपको न्यूज में भी बहुत सारे उस टाइम पर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो ऐसी आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलती है जहां पर ऐसा कंपटीशन दिखाया जाता है कि कौन जीतेगा इलेक्शंस, आपको क्या लग रहा है, कौन ये धुरंधर आगे आएगा। तो इलेक्शन से क्या होता है, हमारा कंपटीशन हो जाता है हमारी सोसाइटी में। चलिए, डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। भाई देखो कंपटीशन के डीमेरिट्स तो हैं, हमें अपनी जब पर्सनल लाइफ में देखने को मिल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स तो एक इतना बड़ा कंसेप्ट है तो उसके भी ऑफ कोर्स डीमेरिट्स हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। डिसयूनिटी का मतलब है लोगों को जो है ना वो यूनिटी, एक साथ आने वाली फीलिंग नहीं आती है। और फैक्शनलिज्म इससे हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है ग्रुपिज्म, कि जो लोग हैं वो ग्रुप में बढ़ जाते हैं एक ही लोकेलिटी में इलेक्शंस की वजह से। मान लो ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर का नाम हम देते हैं सेक्टर नंबर 39, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है 3 4 5 कितने लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है। ओहो,
ठीक है, 10 लोग रह रहे हैं। अब इस पर्सन ने भी इलेक्शन में पार्ट लिया हुआ है, ठीक है, इसने भी इलेक्शन में पार्ट लिया हुआ है और इसने भी इलेक्शन में पार्ट लिया हुआ है। अब कुछ लोग जो होंगे इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लोकेलिटी है वो डिवाइड हो जाएगी, फैक्शनलिज्म, ग्रुपिज्म हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलेगा और ये लोग जो है यूनाइटेड नहीं रहेंगे, ये लोग अपनी अलग से कहानियां बनाएंगे, ये लोग अपनी अलग से मीटिंग्स करेंगे। तो इलेक्शन से क्या होता है, हमारी जो लोकेलिटी है वो डिवाइड होने लगती है, लोकेलिटी में ग्रुप्स क्रिएट होने लगते हैं। इट लीड्स टू पार्टी पॉलिटिक्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लिवाई एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर। इससे क्या होता है, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब होता है हम एक पार्टी की तरफ जो है इतने ज्यादा जो है अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं और पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, ये पार्टी करप्टेड है, इन्होंने देखो पास्ट में ऐसा किया था, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है। पार्टियों में इतनी लड़ाई हमें देखने को मिलती है। आज भी अगर इस टाइम पर भी आप न्यूज देखने को चलाओगे, अगर आप अपना टीवी चलाओगे न्यूज देखने को, चाहे आप किसी भी टाइम पर ये वीडियो देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये न्यूज देखने को मिलेगी कि ये पार्टी जो है ये अच्छी है, ये वाली बुरी है। तो इससे पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती है, जिससे ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा खराब होती है। थर्ड है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। यानी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो खड़े होते हैं इलेक्शंस में, वो डर्टी ट्रिक्स को अपनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक दो लीडर की जो है बहुत गंदी गंदी वीडियोस जो है सर्कुलेट हो जाती है मीडिया में, और स्पेशली ये चीजें कब होती है, इलेक्शंस के टाइम पे। क्यों होती है, क्योंकि वो सारी जो पार्टी है एक दूसरे को हराना चाहती होती है, तो एक दूसरे की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर सामने वाले की लोग बेइज्जती करेंगे तभी तो मेरे लिए वोट देंगे ना। तो डर्टी ट्रिक्स को भी ये लोग अपनाते हैं। दूसरी चीज, फोर्थ थिंग, प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है ना इलेक्टोरल फाइट्स का, कि भाई लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, इसके चक्कर में हम जो है ना लॉन्ग टर्म अच्छी पॉलिसीज नहीं अपना पाते हैं। हम जल्दी जल्दी में इतने गलत प्रोमिसेस कर देते हैं क्योंकि बस हमें इलेक्शन जीतना है। हम फटाफट से कह देंगे अरे यार मुझे इलेक्शन दे दो, मैं सबको फ्री कार ही दे दूंगा, मैं सबको फ्री लैपटॉप दे दूंगा। हमने लॉन्ग टर्म में सोचा भी नहीं एक्चुअल में उसका इफेक्ट क्या होगा। बस क्योंकि हमें इलेक्शन जीतना है, हम ऐसे ऊट पटांग से प्रोमिसेस लोगों को कर देते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अच्छे से फ्रेम भी नहीं करते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर हम कोई बहुत बड़ी पॉलिसी ले आएंगे 5 साल बाद तो फिर से इलेक्शंस होंगे, अगर उस टाइम पर हार गए तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए 5 साल का टाइम है तो लोग वही पॉलिसीज देते हैं जो छोटी मोटी हो, ताकि लोग उससे टेम्परेरीली खुश हो जाए। लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बार बार आपको कंपटीशन में जो है उतरना पड़ता है। Next, due to party politics and unhealthy competition, many worthy people stay away from politics. अब बहुत सारे जो समझदार होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो सोचते हैं यार ये पॉलिटिक्स में कितनी गंदगी है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो यूजुअली जो है जो ये हमारा इलेक्शन प्रोसेस है इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, और केवल इलेक्शन से ही नहीं पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं। आपको कितने लोग ऐसे पॉलिटिक्स में मिलेंगे जो IIT, IIM और ना जाने कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे। क्या बहुत सारे लोग हैं ऐसे? नहीं, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ही नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस सब की जो ये लड़ाई है, ये जो सरदर्द होता है इलेक्शंस की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, इससे दूर रहना प्रेफर करते हैं। ड्यू टू पार्टी पॉलिटिक्स एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन मेनी वर्दी पीपल स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। चलिए, Did our leaders know about these demerits? क्या हमारे लीडर्स जिन्होंने ये पॉलिटिक्स और ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि इलेक्शन जब होंगे इतना कंपटीशन होगा, ये गंदे गंदे तरीके से लोग इलेक्शन जीतना चाहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे? तो क्या हमारे लीडर्स को ये नहीं पता था? उन्होंने फटाफट से कह दिया भाई कंट्री में इलेक्शंस करवाओ। क्या उन्हें नहीं पता था कितनी हमारी सोसाइटी को इससे हार्म पहुंचेगा, कितना फालतू का पैसा खर्च होगा इलेक्शन प्रोसेस से? क्या उनको पता था या नहीं पता था? भाई उन्हें पता था, उन्हें पता था ऐसा होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। उन्हें पता था इलेक्शंस की वजह से हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम आएगी। येट दे ऑप्टेड फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फिर भी उन्होंने इस इलेक्शन के प्रोसेस को ऑप्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स में इलेक्शंस होने चाहिए। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन अ लॉन्ग रन। यानी लंबे टाइम की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में इलेक्शन प्रोसेस जो है, जो ये प्रोसेस है हमारा इलेक्शंस का, ये फ्रूटफुल साबित होगा। क्यों फ्रूटफुल साबित होगा? इतनी समझदारी से उन्होंने ये क्यों सोचा?
सबसे पहले तो दिस इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड, नॉट एवरीवन इज मॉरली गुड और सोशली मोटिवेटेड। हम सोचे कि भाई इलेक्शंस नहीं करवाते हैं, जो अच्छे लोग होंगे वही हमें रूल कर लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। अब आप कोई ऐसी सपनों की आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हो कि हर इंसान अच्छा ही होगा, हर कोई सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर पर्सन आज के टाइम में ऐसा नहीं है जो अच्छा होगा, लोग अच्छे हैं, लोग बुरे भी हैं। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. आजकल जो लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो केवल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं करना चाहते, वो अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आज वो जो हैं किसी एरिया में केवल एमएलए हैं, तो वो कल को चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो आगे आने वाले टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं। आजकल के जो हमारे लीडर्स हैं वो केवल सोसाइटी का अच्छा नहीं सोचते हैं, वो अपना जो पॉलिटिकल करियर है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। They want to remain in power और get power and position for themselves. आज के टाइम में जो भी हमारे लीडर्स हैं वो केवल पॉलिटिक्स को, सोसाइटी के लिए कुछ काम नहीं सोचते हैं, वो उसको पूरा अपना एक प्रोफेशन मानते हैं और वो पावर में रहना चाहते हैं। वो कह चाहते हैं कि जो पावर है, जो डिसीजन लेने की पावर है, जो वो सारा रुतबा है, वो हमारे पास रहे, हमें एक अच्छी पोजीशन मिले, हम कोई मतलब बढ़िया सी हमारे आगे पोस्ट है कि ओ भाई देखो इसके पास कितनी पावर है, ये तो कुछ भी कर सकता है। तो जो आजकल के लीडर्स हैं वो चाहते हैं उनको पावर मिले, पावर के साथ साथ उन्हें कोई बढ़िया पोजीशन मिले, उनके नाम के आगे टैग भी आए कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ये आजकल लोगों में जो है ये फीलिंग हमें देखने को मिलती है। टू रिमेन इन पावर दे हैव टू वर्क हार्ड। अब क्योंकि वो पावर में रहना चाहते हैं तो उन्हें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ देयर वर्क इज गुड तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर उन्हें उनका काम अच्छा नहीं है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कैसे प्रोसेस हो सकता है? ये प्रोसेस जो है कि भाई जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है वो पावर चाहते हैं, पावर तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ठीक है तुम पावर के लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पावर के लड़ने के लिए भी तुम्हें अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ये किस तरीके से पॉसिबल है? हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? तो इसका सिंपल आंसर है द पीपल। एक डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए रिवॉर्ड, अगर बुरा काम कर रहे हैं तो उसके लिए पनिशमेंट। ये कौन देता है? हम लोग देते हैं। कैसे देते हैं हम? ये हम जो लोग हैं, ये पनिशमेंट और ये जो रिवॉर्ड है ये किस तरीके से देते हैं? दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। ये जो हमने इतना बढ़िया तरीका ढूंढा है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू इलेक्टोरल कंपटीशन। चाहे हमारे लीडर्स को पता था इलेक्शंस होने के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्टोरल कंपटीशन को क्यों चुना? उन्होंने इलेक्टोरल कंपटीशन को इसलिए चुना ताकि जो लोग हैं वो अपने लीडर्स को रिवॉर्ड भी कर पाए और पनिशमेंट भी दे पाए। किस तरीके से रिवॉर्ड देंगे? इफ दे नो दैट इफ दे रेज अ इशू दैट इफ जो हमारे लीडर्स हैं वो उन इश्यूज को रेस कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं, इफ दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। यहाँ पर दे का मतलब है लीडर्स। अगर लीडर्स को जो है ये पता है कि हमारे लोग जो हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, और लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारा जो लीडर है वो हमारे हिसाब से काम कर रहा है, हम जो चाहते हैं उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप दोबारा उसी को जितवाओगे, है ना। आप सोचेंगे नहीं यार इसने अच्छा काम किया, इसने सोसाइटी के लिए बढ़िया काम किया है, जो जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको भी इसने जो है सोचा है, तो आप अगली बार उसको दिलाओगे, दोबारा से उसको वोट दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिवॉर्ड हो जाएगा। और अगर आज के टाइम में आपने किसी एक ऐसे लीडर को इलेक्ट किया जो इलेक्ट तो हो गया इतने सारे प्रॉमिसेस करके, पर उसने कोई भी प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, तो आप उसको पनिशमेंट दोगे। क्या पनिशमेंट दोगे? कि ही विल नॉट विन अगेन, बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। इस तरीके से जो है हमारा इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन चलता है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पे। और अब हम करेंगे कि एक्चुअल में हमारी कंट्री का क्या प्रोसेस है इलेक्शंस का, हम किस तरीके से ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का जो ये प्रोसेस है ये अपनी कंट्री में चला रहे हैं। चलिए बच्चे, अब हम करेंगे कि हमारी कंट्री में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, क्या हमारे जो इलेक्शंस हैं हमारी कंट्री के, क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते किस तरीके से हैं।
What is our system of elections? लोकसभा एंड विधानसभा, जिसको हम असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं, आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. हमारी कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. किसके इलेक्शंस होते हैं? जिसमें हम लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और विधानसभा, जिसको आप जो है स्टेट असेंबली भी बोलते हो, ठीक है, इसके लीडर्स को जो है हम हर 5 साल बाद इलेक्ट करते हैं. जो कि कौन कौन इनका मेंबर्स बनेगा. जो लोकसभा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी जो पूरे इंडिया की जो एक गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है लोकसभा आता है. और विधानसभा के इलेक्शन जो है वो हर स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं. जब हम अपने चीफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं वो इसी इलेक्शन के थ्रू होता है, जिसको जो है हम विधानसभा बोलते हैं, ठीक है. लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. दे आर नोन एज जनरल इलेक्शन. जो हर 5 साल बाद हम इलेक्शंस करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए और विधानसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, इनको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शंस, ठीक है. क्या बोलते हैं हम इनको? जनरल इलेक्शंस. After every 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. यानी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में हमने जिन भी लीडर्स को इलेक्ट किया है, हर 5 साल बाद जो है उनका जो पीरियड होता है, इलेक्टेड का पीरियड है, जो उनका इलेक्शन का पीरियड है वो खत्म हो जाता है. और 5 साल बाद जो है हमारी लोकसभा और विधानसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है, एक तरीके से जो है खत्म हो जाती है, और दोबारा से हमें वो बनानी पड़ती है नए लीडर्स को इलेक्ट करके. यहाँ पर नए का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार नए लीडर्स को, मतलब हमेशा अलग पर्सन को इलेक्ट करना है. इसका मतलब है कि आप दोबारा से इलेक्शंस करोगे और अब जो लीडर्स इलेक्ट होंगे वो दोबारा से जो है लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स बनेंगे. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. एक टाइम होता है कुछ महीनों का या फिर 1-2 महीनों का या कुछ दिनों का, जहां पर पूरी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए. लोकसभा के लिए क्योंकि सारी स्टेट्स पार्ट लेती हैं तो कुछ दिनों के अंदर जो है इलेक्शंस हो जाते हैं सारी स्टेट्स में, और फिर सारी स्टेट्स का काउंट होता है, देखते हैं कौन सी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा वोट जीती होती है वो जो है लोकसभा में सरकार बनाती है. और विधानसभा में भी यही होती है. अगर हमारे स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो 1-2 दिन में पूरी स्टेट में इलेक्शन हो जाते हैं, और जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वो अपनी सरकार बनाती है. जैसे कि हमने पढ़ा था अभी विधानसभा के इलेक्शंस थे हमारे जो है हरियाणा के, 90 सीट्स पर इलेक्शंस थे, तो जिसके भी 45 से ज्यादा वोट्स आएंगे, यानी 45+1 वोट तो आपका आना ही चाहिए, आपकी जो है सरकार बन जाएगी. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. अब मान लो ये जो एरियाज हैं, ठीक है, इन्होंने अपने लीडर को इलेक्ट किया, सब लोगों ने जो है एक साथ अपने लीडर को इलेक्ट किया और यहाँ पर सरकार बन गई. लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो ये वाला जो हमारा लीडर है इसकी डेथ हो गई, तो भाई यहाँ पर इलेक्शन दोबारा होंगे कि यहाँ पर अब दोबारा जो है हमारा लीडर था उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जगह कौन इलेक्ट होगा. तो अगर वो 5 साल से पहले हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाय इलेक्शंस. या कभी कभी जो है ये जो लीडर्स हैं ये इसका मन कर गया कि यार अब मुझे पॉलिटिक्स में और नहीं रहना है, मैं जीता हुआ हूँ पर अभी मुझे पॉलिटिक्स में नहीं रहना है, और अगर ये जो लीडर हैं ये छोड़ना चाहते हैं अपनी पोस्ट को, तो यहाँ पर भी जो है 5 साल से पहले अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं बाय इलेक्शंस. बट इस चैप्टर में जो है हम केवल और केवल जनरल इलेक्शन पर फोकस करेंगे, ये बाय इलेक्शन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. तो भाई इलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो है हमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ती हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है, अगर आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है तो देखो हमने कितने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है अलग अलग एरियाज को. ये देखो छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, तो ये क्या है, ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. यानी कि एक बड़े से एरिया को जो है डिवाइड कर दिया जाता है छोटी छोटी बाउंड्रीज में कि भाई तुम लोग अपना लीडर इलेक्ट करो, तुम लोग अपना लीडर इलेक्ट करो, तुम लोग अपना लीडर इलेक्ट करो, तुम लोग अपना लीडर इलेक्ट करो. इसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस. दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. The voters who live in an area elect one representative. यानी कि जो इस एरिया को हमने छोटे छोटे में डिवाइड किया था तो हर एरिया जो है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है. फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यानी इंडिया को जो है 543 छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है जब हमें लोकसभा के इलेक्शन करवाने होते हैं.
ठीक है, हमारे जो इंडिया है हम इसको 543 छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं जब हमें लोकसभा के इलेक्शंस करवाने होते हैं। 543 में हम करते हैं, ठीक है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम 550, बेटा मैक्सिमम 550 पॉसिबल है, ठीक है, मैक्सिमम 550 पॉसिबल है, बट एट अभी करंट टाइम पे हम केवल 543 एरिया में डिवाइड करते हैं। अगर आगे फ्यूचर में हमारा मन किया तो हम 550 तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। The representative elected from each constituency is called a member of parliament or a MP। यानी इन छोटे छोटे एरिया से जो भी लोग जीत कर आएंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई पर्सन जीता, यहाँ से कोई पर्सन जीता, यहाँ से कोई पर्सन जीता, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अब आप क्या बन गए हो, आप बन गए हो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कब होता है, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। यानी अगर आपने कोई लोकसभा का इलेक्शन जीता है तो यानी अब आप क्या बन गए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हमने जो है पूरी कंट्री को डिवाइड किया था, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस के लिए क्योंकि हमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनानी है तो हम स्टेट को जो है अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। इन द केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA। ठीक है, अब यहाँ से ये केवल एक स्टेट की यहाँ पर बात हुई है, ये पूरा इंडिया तो नहीं है। तो यहाँ से अब जो भी पर्सन जो है इलेक्शन जीतेगा जो कि स्टेट के इलेक्शंस है, तो यानी अगर अब आप कोई स्टेट के इलेक्शन जीते हो तो आप क्या बन गए हो, MLA। ठीक है, अगर आप लोकसभा के इलेक्शन जीतते हो, अगर आप लोकसभा के इलेक्शन जीतते हो, ठीक है, तो आप क्या बन जाते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर आप स्टेट असेंबली, ठीक है, या फिर आप स्टेट असेंबली या फिर आप विधानसभा के इलेक्शन जीते हो, ठीक है, विधानसभा के अगर आप इलेक्शन जीते हो तो आप क्या बन जाते हो, MLA या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies। These constituencies are also known as seats। अगर आप इस येलो वाले एरिया को देखो, ये एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो इस पूरे येलो वाले एरिया से केवल एक पर्सन इलेक्ट होगा। लेकिन अगर स्टेट के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं तो इस एरिया से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग इलेक्ट होंगे। यानी कि जब हम लोकसभा का इलेक्शन करते हैं तब हम बड़ा एरिया सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम स्टेट का इलेक्शन करते हैं तो हम उस बड़े एरिया में से भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को सिलेक्ट करके अलग अलग लीडर को इलेक्ट करते हैं। The same principle applies for panchayat and municipal elections। Each village or town is divided into several wards that are like constituencies। और जब हमें लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करना होता है, जैसे कि अब आपने सुना होगा इंडिया में पंचायती राज है, जब हम पंचायत को इलेक्ट करते हैं या फिर जब हम अब अपनी सिटीज़ में जो है म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन करते हैं तो भी हम अपनी जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं कि अब भाई जो तुम है अपने लोकल लीडर को सिलेक्ट करो। यानी कि ये येलो वाली क्या है पूरी, ये येलो वाली आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या है 36 35 33, ये है आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जब लोकल इलेक्शंस होते हैं तब हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं और हम इसको वार्ड्स भी बोल सकते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब हमारे जो कंट्री है उसमें ऐसी भी एरियाज हैं, ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व्ड हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ये रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है, क्यों रिजर्व्ड है, अब हम ये पढ़ेंगे। Some seats और some constituencies are reserved for specific communities। कुछ ऐसे communities हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके लिए हमने जो है कुछ सीट्स रिजर्व कर दी हैं। मान लो ये सारी सीट्स हैं तो हमने कह दिया कि ये सीट जो है ना ये केवल एक ग्रुप है, उसी के लोग जो है वहां से जीत सकते हैं और कोई लीडर जो है वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों? Certain weaker sections may not get elected to the Lok Sabha election and the state legislative assemblies। क्योंकि हमें डर था कि कुछ ऐसे लोग थे जो बेचारे कमज़ोर रह गए हैं। इंडिया को आज़ादी तो मिल गई है पर वो लोग जो है कमज़ोर रह गए हैं, और क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो वीक हैं, वो जो है इलेक्शन में जो है कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी भी जो है आगे नहीं आ पाएंगे, उनको कोई वोट नहीं देगा। इसलिए अगर हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए
इसलिए हमने क्या कर दिया, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दिया है। हमने कहा है कि भाई तुम जो लोग हो, तुमने जो है पास्ट में बहुत कुछ सहा है, तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो हम इसलिए तुम्हें एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जो ये सीट है ये केवल तुम्हारे लिए रिजर्व कर दिया है कि केवल तुम्हारे ग्रुप के ही लोग जो है यहाँ से जीतेंगे, कोई और ग्रुप जो है यहाँ से नहीं जीत सकता। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स टू कॉन्टेस्ट एंड विन द इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। मे भी वो लोग इतने वीक है, उन्होंने इतना कुछ सहा है कि अब उनके पास ना तो वो उतने पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास इतनी जान पहचान है कि वो इलेक्शन में अगर नॉर्मली पार्ट ले तो जीत पाए। दिस वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, क्योंकि हम अपनी कंट्री, हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मानती है, अगर हम इन वीक लोगों को कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे, इससे जो हमारी कंट्री है वो कम डेमोक्रेटिक हो जाएगी, यानी कि सबको इक्वल जो चांस है वो आगे बढ़ने का नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो है ये रिजर्वेशन का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। Some constituencies are reserved for people who belong to scheduled caste and scheduled tribes। और वो लोग जिनको, जिन कास्ट को, जिन हमारे हिंदुइज्म में जो है, जो हिंदुइज्म का हमारा रिलीजन होता है, उसमें हमारी जो है कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको जो है पुराने टाइम में माना जाता है लोगों ने अच्छा नहीं ट्रीट किया, तो वो उनको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। और कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन है, उनकी एक अलग लाइफस्टाइल होती है और वो भी हमारी कंट्री में जो है इक्वली पार्ट ले पाएं, तो उनके लिए होते हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब्स। तो इन शेड्यूल कास्ट और इन शेड्यूल ट्राइब जो है, इनके लिए कुछ कुछ जो सीट्स हैं, कुछ कुछ जो एरियाज हैं वो रिजर्व्ड होते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो यही कास्ट के लोग जो हैं यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं, ठीक है। और इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक स्पेसिफिक शेड्यूल है, जिस उस शेड्यूल में, शेड्यूल का मतलब होता है एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है कि ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, तो उस शेड्यूल में जिन जिन कास्ट का नाम लिखा होता है उसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए जो है कुछ कुछ सीट्स रिजर्व्ड है कि यहाँ से अगर इलेक्शन जीतोगे तो आपकी कास्ट का ही कोई पर्सन जीत सकता है। द शेड्यूल द SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु in a SC reserved constituency only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election। यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, वहां से केवल एक ऐसा पर्सन ही इलेक्शन जीत सकता है जो शेड्यूल कास्ट का है, जिसका नाम जो है, ये जो हमारा आर्टिकल है, जो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उसकी कास्ट उसमें मेंशन है तो केवल वही जो है उस एरिया से जो है इलेक्शन जीत सकता है। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन from a constituency reserved for ST। और सेम शेड्यूल ट्राइब के साथ होता है, अगर हमने एक एरिया को डिसाइड कर लिया कि यहाँ से जो है शेड्यूल ट्राइब ही जीतेगा, तो यानी केवल शेड्यूल ट्राइब ही जीतेगा, कोई कॉमन पर्सन वहां से इलेक्शन नहीं जीत सकता है। अगर आज हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारी लोकसभा में जो है 84 सीट्स, 543 में से 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और 47 सीट्स जो हैं किसके लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये तो हो गई लोकसभा की बात। और अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें, मतलब हर सरकार जो, हर स्टेट की जो अपनी सरकार होती है, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी सीट्स रिजर्व्ड होंगी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। जिस स्टेट में ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं तो ज़्यादा सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, जिस स्टेट में कम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट रहते हैं तो उनके लिए कम सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो स्टेट असेंबली का हर एक स्टेट का अपना अपना प्रोसीजर है वो। लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो 543 में से 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 47 सीट्स किसके लिए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जो हमारी पंचायती राज और म्यूनिसिपल कमिटीज होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में जो है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए तो है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, और साथ में अदर बैकवर्ड कास्ट, कुछ ऐसी कास्ट हैं जिन्होंने कहा ना तो हम शेड्यूल कास्ट हैं ना हम शेड्यूल ट्राइब हैं, बट फिर भी हम जो है पिछड़े हुए रह गए हैं, तो उनके लिए भी जो है हमारे लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। रिजर्वेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, यानी अगर एक स्टेट है, ठीक है, उसमें अगर उसमें जो है ज़्यादा लोग जो है शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के रहते हैं तो उनको जो है ज़्यादा सीट मिलेगी, अगर कम लोग उनके रहते हैं तो कम सीट मिलेगी। पॉपुलेशन के हिसाब से आपको जो है रिजर्वेशन मिलती है। और 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कमेटी होती है या पंचायती राज है, उसमें से 1/3 सीट जो है औरतों के लिए रिजर्व्ड पक्का होंगी। यानी कि अगर जो है
90 सीट्स है मान लो अगर किसी भी एरिया में लोकल गवर्नमेंट की, तो 90 में से 1/3 यानी कि 30 सीट्स पर जो है केवल औरत ही इलेक्शन लड़ सकती है। औरतों के लिए जो रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट में मिला हुआ है। इतना क्लियर है आपको? आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, हमने जो है अपने कंट्री को हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एरियाज को डिवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। लोकसभा की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए हमने अपनी कंट्री को जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और स्टेट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट की अपनी अपनी डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बड़ा स्टेट होगा तो ज्यादा छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है, छोटा स्टेट है तो कम में डिवाइडेड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूपी में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है काफी बड़ा स्टेट है तो सबसे ज्यादा वहां पे आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग दिखती हैं। चलिए, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ जो है हमने ये भी देखा कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए होती है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ये होती है हमारी लोकसभा इलेक्शन के लिए। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है स्टेट इलेक्शंस के लिए, और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती है या हम उसको वार्ड्स भी बोलते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जो हमारी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है, रिजर्व्ड, कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं। क्यों रिजर्व्ड होती हैं? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ऐसा मानना था कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो अगर नॉर्मली तरीके से जो है वो इलेक्शंस में लड़ेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके पास उतनी एजुकेशन, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े और आगे बढ़ पाएँ। इसलिए हमने उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया है। और किनको रिजर्वेशन मिलती है हमारी कंट्रीज में? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज, ठीक है, इनको जो है रिजर्वेशन मिलती है। अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस की, अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। और अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट में जो है 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए भी रिजर्व्ड है। अब आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वोटर लिस्ट। अब हमने अपने कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में भी डिवाइड कर लिया है इलेक्शंस के लिए। अब कैसे इलेक्शन करवाएं, कौन इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, कौन वोट दे सकता है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए हम जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन कौन पर्सन जो है वोट देने जा सकता है। क्या आप अब ये वीडियो देख रहे हैं, आप वोट देने जा सकते हैं? नहीं देने जा सकते। क्यों नहीं देने जा सकते? सबसे पहले जो है हमारी कंट्री में 18 ईयर्स या 18 से जो बड़े उम्र के लोग हैं वो लोग जो है वोट देने जा सकते हैं। और इसके लिए जो है उनका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको हम बोलते हैं वोटर्स लिस्ट। एक एरिया में कितने लोग रहते हैं जो 18 और 18 से अबव हैं, उन सबका नाम जो है एक लिस्ट में लिखा जाता है जिसको आप बोलते हो वोटर लिस्ट। द लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। एक्चुअल में इसका प्रॉपर नाम क्या है? इलेक्टोरल रोल, एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। तो ऑफिशियल नाम क्या है उसका? इलेक्टोरल रोल। वाई प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। हम कह रहे हैं कि हमें लिस्ट बनानी है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्ट लेगा। भाई क्यों लिस्ट बनानी है? जाओ और वोट जाके दे आओ। अरे दिख तो रहा है मैं 18 साल से ऊपर का हूं, चलो ना वोट देने दो। ऐसा क्यों नहीं है? हमें क्यों लिस्ट बनानी पड़ती है? सबसे पहले ऑल पीपल हु आर 18 ईयर्स और अबव कैन वोट इन आवर कंट्री, है ना। हमारी कंट्री में जो पर्सन 18 साल का है या 18 से ऊपर है वो वोट दे सकता है। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट एंड रेस एंड जेंडर। और जब ये लिस्ट प्रिपेयर होती है सबसे पहले कि कौन कौन वोट दे सकता है, इसमें कोई भी कास्ट, क्लास या जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। सब लोग जो चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी जेंडर है, मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, वो लोग भी जो है वोट दे सकते हैं। अगर हमने ये लिस्ट ना प्रिपेयर की होती और मान लो मैं बैठी हूं और मैं कह दूं
भाई लिस्ट वगैरह तो मेरे पास कुछ है नहीं, तू लड़का है, मेरे को लड़के पसंद नहीं है, मैं नहीं वोट देने दे रही तेरे को, जा यहाँ से। ऐसा हो सकता था, है ना, हो सकता था ना कि हम अपनी मर्जी से ना वोट देने दे। लेकिन क्योंकि अब आपका लिस्ट में नाम है, तो जिस पर्सन का भी लिस्ट में नाम है वो सारे लोग वोट दे सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट टू एंश्योर द अबव स्टेटमेंट्स। ये तीनों स्टेटमेंट्स को जो है फॉलो किया जाए, इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट ये लिस्ट प्रिपेयर करवाती है। सबसे पहले 18 साल या उससे बड़ा कोई बच्चा होना चाहिए। दूसरी चीज, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, सबका नाम जो भी वोट देना चाहते हैं लिस्ट में होना चाहिए, और किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेस यानी आपकी बॉडी शेप, ठीक है, आपकी स्किन का कलर क्या है, कहीं अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो को लोग आपको ऐसे कुछ ना बोले कि आप दूसरी कंट्री से हो। रेस का मतलब होता है आपके बॉडीली फीचर्स के बेसिस पर आपका साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। In every 5 years, people entering voting age are added and those who have died are deleted। और हर 5 साल बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले इस लिस्ट को चेक किया जाता है कि भाई अगर कोई बच्चा जो है इन 5 सालों में 18 की उम्र को क्रॉस कर चुका है तो उसका इस लिस्ट में नाम ऐड कर दो। वो आएगा, वो कहेगा भाई देखो मेरी 18 से ऊपर एज हो गई है, मेरा इस लिस्ट में नाम ऐड कर दो। और अगर किसी की 5 साल में डेथ हो गई है तो उसका नाम जो है उस लिस्ट से हटा दिया जाता है कि भाई जो डेथ हो गई है वो थोड़ी ना वोट दे पाएगा, मरने के बाद क्यों वोट देना है ना। तो जिसकी डेथ हो गई है उसको भी वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाता है। और करंट की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, हमारी कंट्री में जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी बनने लगा है। इस तरीके का एक कार्ड होता है, इसको बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो है ये कार्ड बनाया है। इस पे आपकी फोटो होती है, आप किस एरिया में रहते हो वो भी लिखा होता है, आपकी एज भी लिखी होती है, आप मेल हो या फीमेल ये भी लिखा होता है, और एरिया भी जो है आपका इसका बैक साइड पे लिखा होता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, ताकि आप अपने एरिया के ही लीडर को इलेक्ट करो, किसी और एरिया के लीडर को इलेक्ट ना करो। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPIC, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। द इंडियन वोटर ID कार्ड इज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो हमारी कंट्री में इलेक्शन करवाती है, और वही ये वोटर ID कार्ड जो है बनवाती है टू एडल्ट्स ऑफ इंडिया हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 18। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, जो हम लिस्ट बनाते हैं उसमें जिसका भी नाम है उन सबके पास ये कार्ड हो, एंश्योर कर रही है। बट अभी सबके पास ये कार्ड नहीं है। तो क्या अब जिसके पास ये कार्ड नहीं आया है अभी तक, क्या वो वोट नहीं दे सकता है? ये जानना जरूरी है, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इज द कार्ड नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू वोट? नहीं, अभी इस कार्ड को कंपलसरी नहीं किया है। अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी बनवाया है तो चलेगा। देन व्हाट आर अदर ऑप्शन टू प्रूव आवर आइडेंटिटी? आप अपने आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को जो है लेकर जा सकते हो दिखाने के लिए अपनी आइडेंटिटी कि भाई हमारा ये नाम है, जिसमें आपका नेम जरूर मेंशन होना चाहिए, आपकी एज मेंशन होनी चाहिए, और आप किस एरिया में रहते हैं आपका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। अगर ये सब एरिया, ये सब जो इंफॉर्मेशन है या आपके किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड पे मेंशन्ड है तो आप जो है वोट देने जा सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास ही EPIC जो कि आपका इलेक्शन वाला कार्ड है ये होना जरूरी नहीं है। है तो बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट कह रही है कि बनवाओ बनवाओ बनवाओ, बट नहीं भी बनवाया है तो भी काम चल जाता है। क्योंकि भाई अगर हम इस कार्ड को मैंडेटरी कर देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कार्ड को नहीं बनवाएंगे, फिर वो बेचारे वोट नहीं दे पाएंगे। वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? हमारी कंट्री लेस डेमोक्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपनी चॉइसेस को बताएं। तो अगर कोई पर्सन नहीं भी अभी ये कार्ड बनवा रहा है तो उसको भी वोट देना अलाउड नहीं होता है। तो आपको भी ये सोचना है कि गवर्नमेंट क्यों कंपल्सरी नहीं कर रही है इस कार्ड को। गवर्नमेंट इस कार्ड को क्यों कंपलसरी नहीं करनी है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन में पार्ट लेना जो है बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस हो, किसी के ऊपर भी जो है जबरदस्ती ना ऐसा थोपा जाए कि भाई कार्ड बनवाओ कार्ड बनवाओ। क्योंकि अगर ऐसा फोर्स किया जाएगा तो बहुत सारे लोग हैं सोचेंगे अरे छोड़ो ना, क्या कार्ड बनाना है, हम वोट ही नहीं देंगे। और हमारी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। हमारी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वोट दें, हमारी कंट्री जो है एक अच्छी भली डेमोक्रेसी बनी रहे। चलिए, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अभी तक तो हमने बात की थी कि हम लोग वोट किस तरीके से देंगे, हमारा जो नाम है वो इलेक्टोरल लिस्ट में आना चाहिए, पर हम वोट किसको देंगे?
किसको वोट देंगे, वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे जिसमें से हमें चूज करना है कि हाँ भाई तुम हमारे लीडर बनो, वो भी देख लेते हैं। हु कैन टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कौन है वो पर्सन जो एक्चुअल में खड़ा हो सकता है कि भाई मुझे वोट दो, कौन उस कॉम्पिटिशन में है। अ कैंडिडेट विद द मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी अगर कोई पर्सन जो है लोकसभा का या विधानसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसको 25 साल का तो होना पड़ेगा ही। वोट देने के लिए 18 साल है, बट वोट लेने के लिए कि हमें चूज करो उसके लिए आपकी एज क्या है, 25 ईयर्स। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स, पीपल विद अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई आप क्रिमिनल, आपका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए प्रूवन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये नहीं केवल एलिगेशंस लगी हैं, अगर आपका प्रूव ही हो गया है कि आप आतंकवादी हो तो आप नहीं खड़े हो सकते हो इलेक्शंस में, ठीक है। या फिर अगर आपका थोड़ा सा अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड लेके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन से ही जिनके दिमाग में कुछ डिफेक्ट होता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो बेचारों का जो दिमाग है वो इफेक्ट हो जाता है, तो वो लोग जो है इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाई जो क्रिमिनल्स है उसको तो इलेक्ट करना जायज ही नहीं है। और जिनका अनसाउंड माइंड है, जो अभी खुद भी स्टेबल नहीं है, वो सरकार के वो किस तरीके से बाकी लोगों के लिए डिसीजन लेंगे, इसलिए जो है उनको इस कंपटीशन से बाहर रखा जाता है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन नॉमिनेशन फाइलिंग, अब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या मतलब रोल होता है। मैंने इलेक्शन लड़ना है ये डिसाइडेड है, ठीक है, मैं हूं राधिका, मैंने इलेक्शन लड़ना है ये डिसाइडेड है, पर इसमें पार्टी का क्या काम है। मैं चाहूं तो अकेले भी इलेक्शन लड़ सकती हूं बिना किसी पार्टी से एसोसिएट हुए, और मैं चाहूं तो मान लो किसी जो है पार्टी की भी मेंबर बन सकती हूँ। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, कि यानी जो पार्टी है, मान लो कोई भी ये पार्टी है, क्या हम इसका सिंबल बनाएं, मानो एक पार्टी है जिसका सिंबल है ये पेन, तो ये जो है ये कहेगी, ये जो हम पार्टी हैं, हम जो है एक कैंडिडेट को कह रहे हैं कि तू हमारे लिए जो है हमारे नाम से वोट लड़, कि तू हमारी पेन पार्टी को बिलोंग करता है, और इससे जो है मैंने सुष्मिता को जो है, मान लो हमने नाम ले लिया सुष्मिता, कि मैं इस ये जो सुष्मिता है ये मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़ेगी। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड द पार्टी टिकट, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस फलानी ढिमकानी पार्टी से इलेक्शन लड़ूं तो मुझे उस पार्टी से टिकट लेनी पड़ती है, मुझे इस पार्टी को बोलना पड़ता है कि भाई मैं तुम्हारी पार्टी के मेंबर बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम्हारे नाम से जो है मैं इस एरिया में इलेक्शन लड़ूं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड पार्टी सपोर्ट। अब मान लो जो ये सुष्मिता है, इसने जो है इलेक्शन लड़ा है इस पेन पार्टी से, तो ये जो पेन पार्टी है इसको जो है ये अपना सिंबल भी यूज करने देगी कि अपने नाम के आगे तो ये सिंबल लगा लियो कि तो हमारी पार्टी के है, और जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है पैसों का, रैलीज करवानी है, तो उसमें भी ये पार्टी जो है सुष्मिता को सपोर्ट करेगी। और सुष्मिता को इस पार्टी के एक्चुअल में क्या लेनी पड़ेगी, टिकट, ठीक है। जब ये परमिशन लेते हैं कि हम तुम्हारे नाम से जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो यानी हमें क्या लेनी पड़ती है, टिकट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड एज पार्टी टिकट। प्रोसीजर टू फाइल अ नॉमिनेशन, अब आप किस तरीके से जाकर अपना नाम लिखवाएंगे कि भाई हमें इलेक्शन में पार्ट लेना है, हमें इस इलेक्शन के कंपटीशन में पार्ट लेना है, ये भी देख लेते हैं। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फाइल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव अ मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी एक फॉर्म मिलेगा, अगर आप इस इलेक्शन के कंपटीशन में लड़ना चाहते हो कि हमें इलेक्ट करो, तो आपको एक फॉर्म फिल करना है और साथ ही में कुछ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है कि इतने पैसे आप मुझसे ले लो, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मान लो 25,000 है, ठीक है, लोकसभा के लिए शायद अभी 25,000 ही है, तो अगर ये 25,000 आपने दिए, अगर आपकी कुछ डिसाइडेड नंबर ऑफ वोट आ जाते हैं, मान लो टोटल जो है 60 लोग वोट दे रहे हैं, अगर 60 में से 10 लोग भी आपको वोट दे देते हैं तो आपको ये 25,000 वापस मिल जाएंगे कि कोई नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट था, आप वापस ले लो। अगर 60 में से केवल आपको 2 लोग वोट देते हैं तो ये 25,000 रुपए जो हैं ये आपके जब्त हो जाएंगे, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिफंडेबल होता है, लेकिन रिफंड तभी हो पाएगा जब आपके जो है एक डिसाइडेड नंबर ऑफ वोट आपको मिलेंगे। एंड सम अदर डिटेल्स, और कुछ डिटेल्स भी आपको जो है इस नॉमिनेशन फॉर्म में भरनी पड़ती हैं। वो डिटेल्स हैं एक्चुअली चीजें जिन पर आपको जो है ध्यान देना है। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, ऐसी कौन सी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपको देनी पड़ती हैं अगर आप इलेक्शंस में लड़ना चाहते हो। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि आपके अगेंस्ट क्या कोई केस तो नहीं हुआ है, क्या कोई क्रिमिनल केस, क्रिमिनल
यानी जिसमें कोई मर्डर इन्वॉल्व है, कोई थेफ्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट छोटी मोटी अगर परिवार में है या डाइवोर्स केस है वो काउंट नहीं होता है, बट अगर कोई क्राइम किया है आपने, ऐसा कोई केस है जो आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, तो आपको जो है वो डिटेल बतानी होगी। डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली, आपकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीजें आपने खरीद रखी है, आपके पास सोना कितना है। एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको फायदा देती हैं, ठीक है, मोनेटरी फायदा। जैसे कि आपकी जमीन हो गई, जमीन को आप बेचोगे तो कल को आपको पैसे मिलेंगे, फायदा होगा ना। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स, आपके पास कितना पैसा है बैंक में, कितना गोल्ड है आपके पास, वो सारी डिटेल्स भी आपको बतानी पड़ती है, अपनी की भी और अपनी फैमिली की भी। और आपको अपनी अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी पड़ती है कि आप पढ़े लिखे कितने हो। तो ठीक है, लीगल डेक्लेरेशन जो है, ये देखो आपको एक एफिडेविट फॉर्म मिलता है कोर्ट से, इस पे आपको लिखवाना पड़ता है कि मेरा नाम ये है और मैं इलेक्शन में पार्ट लेना चाहता हूँ और ये मेरी डिटेल्स है। और फिर आप अपनी पूरी डिटेल्स लिखते हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अगेंस्ट ये केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो आप लिख दो मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। और जो ये जो फॉर्म फिल किया जाता है, जो सारी डिटेल्स दी जाती हैं वो पब्लिक होती हैं, यानी सब लोग आपके बारे में ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं नेट पर जाकर। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी to the voters to make their decision on the basis of information provided by the candidates। क्यों हम ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कैंडिडेट्स की? ताकि हमें पता लग जाए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है। भाई देखो, अगर आप कल को किसको वोट देने जा रहे हो और आपको पता ही ना हो इसने 10 लोगों का मर्डर किया है, तो क्या ये सही रहेगा? है ना, पर्सनली तो आप किसी को नहीं जानते हो, इतने बड़े एरिया में हम रहते हैं, आधी बार तो हमें ये भी नहीं पता होता हमारे पीछे वाली गली में कौन रहता है ना। तो अगर आप किसी के लिए वोट देने जा रहे हो तो आपको ये सब बातें उसके बारे में पता होनी चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है, ताकि लोग जो है अवेयर हो पाए कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। इसलिए आपको अब जो है ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इलेक्शन कैंपेन अब हो गया कि भाई आपने किस तरीके से अपने आपका नॉमिनेशन फाइल करना है। आपने अपने आप को नॉमिनेट कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई तुम इलेक्शन में लड़ो, तुमने अपने बारे में सही डिटेल्स दी हैं। अब तुम लोगों को कैसे बताओगे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ? क्या हर एक के घर जाओगे, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन? ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो? इलेक्शन कैंपेन करते हो। कैंपेन का मतलब आप रैलियां निकालते हो लोगों को बताने के लिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आओ मुझे वोट दो, मुझे जिताओ। इसके लिए देखो कितनी बढ़िया बढ़िया रैलीज होती है, इतनी बड़ी बड़ी फोटोएं छपाई जाती है कि मुझे वोट दो, मैं सोसाइटी में चेंज लाऊंगा। ये होती है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन्स आर द मीन्स बाय विच कैंडिडेट्स एंड political parties prepare and present their ideas and positions on the issues to the वोटर्स। ये जो हमारी इलेक्शन कैंपेन होती है ये इलेक्शन आने के थोड़ा टाइम पहले होती है, जिसमें जो है कैंडिडेट्स यानी जिन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्ट ले रही हैं, जिनके कैंडिडेट्स हैं, वो जो है वोटर्स को बताते हैं देखो हमारे ये आइडियाज हैं, हमें जिताओ तो हम ये तुम्हारी सोसाइटी में चेंज लाएंगे। तो इसलिए इलेक्शन कैंपेन करवाई जाती है। बड़े बड़े माइक, बड़े बड़े जो है स्पीकर चलाए जाते हैं कि मान लो मैं हूँ, राधिका को वोट दो, अगर मुझे वोट दोगे तो मैं हर बच्चे को जो है 12th में पास कर दूंगी। इस तरीके से जो है इलेक्शन कैंपेन होती है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कैंपेन, पूरा प्रोसेस क्या है इलेक्शन कैंपेन का? सबसे पहले 2 हफ्ते पहले स्टार्ट होती है। किसके 2 हफ्ते पहले? 2 वीक पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। यानी मान लो आज इलेक्शन है, ठीक है, मान लो आज इलेक्शन है, तो सबसे पहले 2 हफ्ते पहले यानी 14 दिन पहले लिस्ट आ जाएगी कि ये लोग जो है इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और 14 दिन से लेके आज तक का जो टाइम है आप अपनी कैंपेन बीच में कर सकते हो, बता सकते हो। कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। अब इलेक्शन प्रोसेस में होता क्या है, आप लोगों से कॉन्टैक्ट करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि उनके घर पर जाकर बोल रहे हो कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, या इनडायरेक्टली रैलियां निकाल रहे हो और रैलियों में बोल रहे हो मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने पर्चे बंटवा सकते हो, ये सब कर सकते हो। अलग अलग पार्टी मीटिंग्स भी आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे जो लोग हैं मिल रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या करें ताकि लोग हमें वोट दें, क्या यहाँ इस एरिया में हमें जाना चाहिए,
चाहिए, क्या उस एरिया में हमें जाना चाहिए, बहुत सारी मीटिंग्स भी होती रहती हैं। और इस इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन आर आल्सो फुल ऑफ रिलेटेड न्यूज़। न्यूज़पेपर खोल के देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि आज इस पार्टी ने अपनी रैली की, इसने लोगों को बोला कि ये ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, वैसा प्रॉमिस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में आपको भर भर के न्यूज़ मिलती है कि कौन सी पार्टी क्या वादे कर रही है, किस पार्टी ने क्या गलत काम कर दिया। कभी ये भी आता है कि इस पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए जो है शराब बांटी, ऐसा किया वैसा किया। तो वो सारे न्यूज़पेपर, टेलीविजन जो है आपको उसे न्यूज़ से भरा हुआ मिलता है। इज दिस द ओनली टाइम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रमोट देम? क्या केवल यही 2 हफ्ते में पार्टी अपने आप को प्रमोट करती है? क्या 5 साल में केवल आपको वो 2 हफ्ते ही दिखते हैं पार्टी के नाम के, कि पार्टी कह रही है हमें वोट देना, हमें वोट देना? भाई ना जाने कितना टाइम तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को प्रमोट कर देती है। ऑफिशियली आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, बट एक्चुअल में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत पहले से जो है अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर देती हैं। नो, पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। यूजुअली देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को पता तो होता ही है ना कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो इस 2 हफ्ते का इंतजार नहीं करती। वो 6-6 महीने पहले ही जो है अपनी कैंपेन करना शुरू कर देती है और बताती नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन है। कहती है तो हम नॉर्मल मीटिंग कर रहे थे, नॉर्मल हम तो लोगों से जो है मिलाप जुलाप कर रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं है। बट एक्चुअल में वो बहुत पहले से ही, जब उन्हें पता होता है कि 5 साल होने वाले हैं पूरे, तो इलेक्शन कैंपेन्स करना शुरू कर देती है। In election campaigns, political parties try to focus on public attention and on some big issues. और जब ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन्स हो रही होती हैं वो 2 हफ्ते वाली, तो ट्राई किया जाता है कि जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उनके ऊपर लोगों का ध्यान लाया जाए, तो क्या, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लो किसी एरिया में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सड़कों पर जो है पानी बहता रहता है, तो वो ट्राई करेंगे कि जो बड़े बड़े इशूज़ है उनको जो है हाईलाइट किया जाए ताकि लोग हमें आकर वोट दे। चलिए, Some of the successful slogans given by different political parties in various election. अब ये इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे लोग जो है बड़ी बड़ी लाइनें बोलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ऐसी लाइनें बोलते हैं कि लोग जो है वोट दे। सबसे पहले देखो, कॉमन है, अब की बार मोदी सरकार। कितने लोगों ने यही लाइन बोली है ना? बोली एक पर्सन ने, बट कितने पूरे देश में फैल गई है ना? ये आपने सुनी होगी ये लाइन। तो ऐसे ही बहुत सारी फेमस लाइंस हमारे इलेक्शन कंपटीशन में ऑलरेडी बोली जा चुकी हैं। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971. The party promised to reorient all the policies of government to remove poverty from the कंट्री। यानी जब 1971 के इलेक्शंस होने वाले थे, तब जो कांग्रेस की सरकार थी, जिसको लीड कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और उन्होंने कहा था हमारी जो भी सरकार की पॉलिसीज है हम उन सबको रीओरिएंट यानी चेंज करेंगे, ताकि हम जो है अब अपनी कंट्री से गरीबी हटा पाए। यानी गरीबी पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, ताकि गरीब, यहाँ पर किसको टारगेट करने की बात हो रही है? ताकि जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पार्टी को वोट दे, क्योंकि पार्टी कह रही है हम तो गरीबी हटाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेव डेमोक्रेसी। ये स्लोगन किसने दिया था? जनता पार्टी ने। ठीक है, जो आज के टाइम में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, पहले उसका नाम जनता पार्टी था। तो उसके जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने 1977 के इलेक्शंस में ये जो है नारा दिया था, सेव डेमोक्रेसी। और क्यों दिया था? क्योंकि 1977 से पहले जो है हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी। किसने लगाई थी इमरजेंसी? कांग्रेस की सरकार ने। जब हमारी इंदिरा गांधी लीडर थी तो उन्होंने कंट्री में इमरजेंसी लगा दी थी, और ऐसा बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी कि उन्होंने अपने फायदे के लिए जो है इमरजेंसी लगाई थी। कंट्री में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि इमरजेंसी लगाई जाए। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये जो हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, ये हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, इसलिए हमें वोट दो 1977 के इलेक्शंस में। चलिए, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन्स ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस इन 1977। और जब 1977 में केवल वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस हो रहे थे कि उनकी अपनी सरकार की, अपनी स्टेट की गवर्नमेंट बने, तो जो लेफ्ट फ्रंट थी उसने कहा था लैंड टू द टिलर, यानी जो खेत जोत रहा है उसको जो लैंड दी जाए। केवल जमींदार जो हैं, केवल जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो अपना हक ना जमाए। जो नॉर्मल मजदूर है, जो लैंड को जोत रहा है, जो खेत को जोत रहा है, उसको भी लैंड मिले। ये 1977 का स्लोगन था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ये जो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये नारा भी जो है किसने दिया था? एनटी रामा राव ने। और कब दिया था उन्होंने? जब असेंबली इलेक्शंस हमारे हो रहे थे 1983 में। और कौन सी पार्टी के थे हमारे एनटी रामा राव? तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश।
चलिए ये देखिए आपको इंदिरा गांधी की फोटो भी दिख रही है, गरीबी हटाओ देश बचाओ, यानी गरीबी हटाओ जो था उनका बहुत ज्यादा फेमस नारा था। आर पॉलिटिकल पार्टीज फ्री टू डू एनीथिंग ड्यूरिंग द इलेक्टोरल कैंपेन्स। अब हमने कहा कि भाई कैंपेन करनी है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उन्हें बताना है कि हम पार्ट ले रहे हैं इलेक्शन में, तो क्या आप कुछ भी कर सकते हो फ्रीली, जो मन चाहे करोगे इलेक्शन जीतने के लिए। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ? क्या मैं आपके घर पे आके कह सकती हूँ लो भाई मैं तुम्हें ये नया पंखा दे रही हूँ, तुम्हें मैं जो है नई चादर दे रही हूँ, नया लैपटॉप दे रही हूँ, अब मुझे वोट देना? क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ? बताइए। वैसे तो देखो डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए कुछ भी करने की, भाई इलेक्शन जीतना है, लोगों को हम किसी भी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ये तो सही है ना भाई, किसी भी तरफ तरीके से बस अट्रैक्ट ही तो करना है, फ्रीडम मिलनी चाहिए। पर हमारी कंट्री में ऐसे फ्रीडम नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती ऐसी फ्रीडम? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने लोगों को एकदम खुला छोड़ दिया ना, ये कुछ भी करेंगे, कुछ गलत काम भी करेंगे। अब जैसे कि बहुत एरियाज में आपने देखने को मिलता है कि इलेक्शन से पहले जो है शराब बांटी जाती है, जो कि बांटी जाती है सबको पता है, बट एक्चुअल में ये अलाउड नहीं है। अगर पता लग गया, अगर आपको पुलिस ने ये करते हुए पकड़ लिया, तो आप इलेक्शन में नहीं बांट ले पाओगे, क्योंकि भाई किसी को लालच देके जितवाना आपकी कंट्री में अलाउड नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन एज दे वांट टू। वैसे तो यूजुअली फ्री कर देना चाहिए, जैसे आपको कैंपेन करनी है करो, बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स। कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाए जाएं। क्यों लगाए जाएं? टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। सबको इक्वल और फेयर चांस मिलना चाहिए जीतने का। मान लीजिए ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इसके पास जो है 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये इलेक्शन जीतना चाहता है, ये तो भाई हर घर में जाके न जाने क्या क्या बांट देगा कि भाई ये ले लो वो ले लो, मैं तुम्हें फोन दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो भाई अब क्योंकि ये इतने पैसे बांट रहा है तो ऑफकोर्स सारे लोग इसी को इलेक्शन देंगे, लोग तो अट्रैक्ट होंगे ना, भाई ये बहुत अमीर है, ये हमें इतना कुछ दे रहा है, हम इसको इलेक्शन जितवाएंगे। पर फिर इन दोनों का क्या, जो बेचारे गरीब हैं पर ऑनेस्ट हैं, इनकी क्या गलती है? तो इसलिए क्या है कि सबको इक्वल चांस मिले इलेक्शंस में पार्ट लेने का, इसलिए हमारी कंट्री में जो है इलेक्शन कैंपेन्स पर कुछ रेगुलेशन, कुछ रोक टोक लगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट, हमारी पार्टी में कोई भी जो पर्सन जो है इलेक्शन में लड़ रहा है वो ब्राइब या थ्रेटन नहीं कर सकता है वोटर्स को। वो किसी को जाके गोली नहीं रखता है सर पे कि भाई मुझे वोट दे वरना गोली मार दूंगा। हमारी कंट्री में ये करना अलाउड नहीं है, और ना ही ये करना अलाउड है कि भाई मुझे वोट दे, ये ले 10,000 रुपए और मुझे वोट दे के आई हो, ये भी करना अलाउड नहीं है। ब्राइब और थ्रेटन आप नहीं कर सकते हो वोटर्स को। ब्राइब का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसे, घूस देना, ठीक है ना। तो आप घूस दे सकते हो और ना आप डरा धमका सकते हो कि भाई मुझे वोट दियो वरना तू देख लियो बाहर मिलूंगा तेरे को मैं, ये आप नहीं कर सकते हो। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ये कह के कि भाई मैं देख तेरी कास्ट का हूं, अपर कास्ट का हूं, मुझे वोट दियो, ये आप नहीं कह सकते हो। ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई तू भी मुस्लिम है मैं भी मुस्लिम हूं, आजा दोनों भाई भाई हैं, इन हिंदुओं को वोट नहीं देना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी कंट्री में कास्टिज्म और रिलीजन के इश्यूज बढ़ने लगेंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी रिलीजन और कास्ट के इश्यूज हैं, हम उनको नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये भी मना कर रखा है कि आप कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर खुले में वोट नहीं मांग सकते हो। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, आप कोई भी सरकार की गाड़ी, मान लो अगर आप पुलिस की वैन है तो आप पुलिस की कोई भी वैन को यूज नहीं कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन में। आप सोचो कि मैं इलेक्शन में पार्ट ले रहा हूं लेकिन मेरे पापा तो जो है पुलिस में, तो चलो आप पुलिस की जीप में जाकर अपना झंडा लहराएंगे, ऐसा अलाउड नहीं है। आप गवर्नमेंट के रिसोर्स को नहीं यूज कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन के लिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख फॉर एन असेंबली इलेक्शन। अगर आप रैली कर रहे हो तो रैली करने में देखो पैसे लगते हैं, आप इतने सारे झंडे लेके आओगे, आप कई बार उस रैली में अपनी प्राइवेट कार्स भी लेके जाओगे, तो जो भी आपका खर्चा है, अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो तो 25 लाख से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी स्टेट की असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो तो केवल 10 लाख आप खर्च कर सकते हो। इफ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन इफ दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और अगर इलेक्शंस हो गए, आप जीत भी गए, लेकिन पता लगा कि पूरी डिटेल्स आ गई बिल की कि भाई इसने तो 25 की जगह 40 लाख खर्च कर दिए थे, तो आपको जो है कह दिया जाएगा भैया जीता तो तू था लेकिन तूने रूल्स नहीं फॉलो करे, इसलिए अब
टाटा बाय बाय। तो इसलिए आपको रूल्स को फॉलो करके ही इलेक्शन जीतना है। अगर आप इन रूल्स को बिना फॉलो करे इलेक्शन जीत भी गए तो आपको जो है अगर आप जीत भी गए हो तो आपको आपकी सीट से हटा दिया जाएगा। आपका जो ये जीतना है इसको नल कर दिया जाएगा कि नहीं भाई हट जाओ, हम दोबारा से इलेक्शन करवा लेंगे क्योंकि आपने क्या की है, चीटिंग की है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to model code of conduct in election campaigns. ये जो laws थे, ये जो rules थे, ये तो सब political parties मानती हैं। उसके अलावा जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो अच्छी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है while organizing election campaigns. What is model code of conduct? According to this, no party or candidate, कोई भी पार्टी या कोई भी जो कैंडिडेट है वो क्या नहीं कर सकता है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, आप उसकी बात नहीं कर सकते हो अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए। आप नहीं बोल सकते हो कि ये मंदिर है, ये तो मैंने बनवाया है तो मुझे वोट दो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी ऐसा एरिया आप नहीं यूज कर सकते हो कि हमें इलेक्शन जितवा दो, हम यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, नहीं। किसी भी आप मंदिर में जाकर वोट नहीं मांग सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स फॉर द इलेक्शन। कोई भी गवर्नमेंट का व्हीकल, एयरक्राफ्ट या कुछ भी गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है आप इलेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आप सोचो भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ लेकिन ये जो है मेरी फ्रेंड, ये तो जो है सरकारी दफ्तर में काम करती है, तो ये अपने सरकारी दफ्तर में बोलेगी भाई इस पार्टी को वोट देना, ये मेरा रिलेटिव है। नहीं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं वो यूज कर सकते हो। तीसरी चीज, once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decision or make any promises or providing public facilities। यानी अगर आपको आज जो है, मान लो आज आपको बता दिया, अब फाइनल हो गया, अनाउंस हो गया है पूरा कि अब हमारा जो स्टेट है या हमारी कंट्री जो है इसमें इलेक्शंस होंगे अब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, तो कल जाकर आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मैं तो ना अगर मैं ऑलरेडी सरकार में हूं तो मैं कह दूं, मान लो आज मेरी सरकार है, ठीक है, और मुझे पता लग गया अब इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, अब पूरा अनाउंसमेंट हो गई है, तो मैं आज के बाद ये कोई भी नहीं कह सकता हूं कि मैं तो ना इतनी नौकरियां निकलवाऊंगा सरकारी डिपार्टमेंट में, तो ये जायज है लोग आप ही को वोट देंगे, क्योंकि अभी आप सरकार में हो, आपको पता लग गया, सबको पता लग गया इलेक्शन होने वाले हैं, और आपने कह दिया कि मैं तो ना 500 नौकरियां निकाल रहा हूं, ये देखो मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई आप ऑलरेडी पावर में हो, आप तो ये डिसीजन ले ही दोगे और फिर आगे लोग आप ही को वोट देंगे, तो बाकी लोग जिनको अभी तक वो पावर में नहीं थे पर वो जीतना चाहते हैं, उनकी क्या गलती थी? आप तो ऐसे प्रोमिस कर दोगे। तो एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ी पॉलिसी का डिसीजन नहीं ले सकते हो। अब आपको थोड़े टाइम शांत रहना होगा, जो भी आज तक आपने किया है लोग उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करेंगे। अब 2 हफ्ते में आप कुछ भी ऐसी कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं करोगे तो लोग आपकी केवल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब देखिए, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपने एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होने के बाद आपने वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की। वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपने देखा कि कौन कौन पार्ट ले रहा है ना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट करवाया कि कौन कौन पार्ट ले रहा है इलेक्शंस में। अब आपका आ गया है फाइनल डे, आपने इलेक्शन कैंपेन भी करी है, अब आपका आ गया है फाइनल स्टेज, जिस दिन आपने जो है एक्चुअल में वोट देना है अपने पसंद के कैंडिडेट्स को। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ votes. The final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. यानी कि जब हम अपना वोट दे के आते हैं उसको हम बोलते हैं we are casting our votes और we are polling our votes. The day is usually called the election day. और वही दिन होता है मेन इलेक्शन का कि भाई आज तो इलेक्शन है, आज हमारा इलेक्शन का डे है. Every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. Usually कहाँ पर एक एरिया डिसाइड हो जाता है कि सब लोग जो हैं यहाँ पर जो है वोट देने आएंगे इस दिन. तो वो एरिया कौन सा होता है? यूजुअली कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग होती है, सरकारी ऑफिस होता है कोई, या फिर कोई आसपास का लोकल स्कूल होता है
है जहां पर ये पूरा सेटअप कर दिया जाता है कि लोग आएंगे और वोट देंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर एक स्कूल है, ये राजकीय मॉडर्न विद्यालय, और सब लोग जो है यहाँ पर वोट देने आए हैं। Once the voters goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. अब मान लो आज हमारा इलेक्शन का दिन है, मैं अंदर जाऊंगी, मैं अपना कोई भी कार्ड दिखाऊंगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, वो अपनी लिस्ट से मैच करेंगे। अच्छा ये है राधिका, इसकी एज इतनी है, फिर कहेंगे ले भाई निशान लगा देंगे मेरी वोट मेरे हाथ पे, ठीक है, एक उंगली पर निशान लगा देंगे कि ये वोट देने आई है। मैं जाऊंगी और अपना वोट दूंगी और चली जाऊंगी, ठीक है। और क्योंकि मैंने वोट दिया है तो मेरी उंगली पे निशान भी आ जाएगा कि ये अपना वोट दे चुके हैं, ताकि मैं दोबारा आके वोट ना दूं। चलिए, An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. अब जो पार्टी या जो भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको ये तो शक होगा ना कि अंदर कोई चीटिंग ना चल रही हो, तो इसलिए कोई चीटिंग भी ना हो, इसलिए हर पार्टी का जो कैंडिडेट है वो साइड पर आके बैठ जाते हैं और चेक करते हैं कि सही काम चल रहा है या नहीं, कहीं हमारे खिलाफ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। और यहाँ पर आपको जो है ये वोटिंग वाला एरिया देखने को मिल रहा है कि जो पर्सन वोट देने आया है वो यहाँ आकर खड़े होगा और इस मशीन के थ्रू वोट देगा। हाउ टू वोट, अब आपने कैसे वोट देना है, किस तरीके से आप वोट दोगे? क्या आप वहां पर जाकर चिल्लाओगे राधिका मैम को जिताना है, राधिका मैम को जिताना है? नहीं, ऐसा आप चिल्लाओगे नहीं। आप क्या करोगे? देखो पहले हमारी कंट्री में क्या होता था, एक पेपर होता था, ठीक है, इस तरीके से एक पेपर होता था और सारी पार्टियों का या जिस भी पर्सन ने इलेक्शन में पार्ट लिया है उसका नेम लिखा होगा, उसका सिंबल बना होगा और आपको जिसको भी वोट देना है उसके आगे आप स्टैंप लगा दोगे, ठीक है। ये जो पेपर है जिस पर सारी पार्टी या सारी कैंडिडेट का नाम है, उनके सिंबल है और आप स्टैंप लगाओगे, इसको हम बोलते थे बैलेट पेपर। The ballot paper method. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with the party name and symbol are listed. Ballot paper क्या होता है? एक ऐसा sheet of paper जिसमें name of contesting candidates along with their political party. अगर आप किसी political party से हो तो आपका नाम और आपका symbol भी उस पर लिखा हुआ होगा proper. On the ballot paper, the voter puts stamp in front of the candidate's name and the voter they vote and they want to vote for. On a ballot paper, the voter puts the stamp in front of the candidate's name they want to vote for. और जो पर्सन है जो वोट देने आया है उसको जो भी इनमें से पसंद है उसके आगे जो है स्टैंप लगा देगा। लेकिन अब ये बैलेट पेपर वाला मेथड हमारी कंट्री में नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है एंड सो इज आवर इलेक्शन सिस्टम। अब हमारा नया मेथड क्या है? नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। पहले हम पेपर का यूज करते थे, अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं ईवीएम। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल। अब ये जो मशीन है इसमें आपको नेम दिख जाता है कैंडिडेट का कि कौन कौन पार्ट ले रहा है और उसका इलेक्शन सिंबल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। Independent candidates to have their own symbols allotted by the election commission. अगर आप किसी पार्टी से हो, मान लो अगर आपने बीजेपी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपके आगे क्या बना दिया जाएगा? लोटस, है ना, बीजेपी का सिंबल क्या है? लोटस। बट अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप अपनी मर्जी से अपना कोई भी सिंबल चूज कर दे सकते हो। मान लो मैंने अपना सिंबल बना लिया लिपस्टिक, है ना, तो मेरा अगर यहाँ पर नाम होगा तो यहाँ पर लिपस्टिक आगे आपको छपी हुई दिख जाएगी। वोटर्स हैज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। अब वोटर क्या करेगा? मान लो अगर वो मेरे नाम के आगे वोट देना चाहता है, वो इस बटन को प्रेस करेगा और मेरे लिए वोट डल जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या नया मेथड है? हमारा है ईवीएम का मेथड। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईवीएम से पहले हमारा कौन सा मेथड चलता था? बैलेट पेपर। उसमें क्या होता था? एक शीट होती थी, उस पर जो है नेम ऑफ द पार्टी और कैंडिडेट होता था, उसका इलेक्शन सिंबल होता था और आपने यहाँ क्या करना होता था? स्टैंप लगाना होता था। अब न्यू मेथड क्या है ईवीएम का? न्यू मेथड क्या है? एक मशीन होगी, कैंडिडेट्स के नाम होंगे, उनके सिंबल होंगे और आपको जो है बटन प्रेस करके वोट देना है। द रिजल्ट, भाई अब हमने जो है वोट भी दे दिया है, अब फाइनली हमारा दिन आया है रिजल्ट का, जिसको सबको इंतजार होता है कि अब हमें पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। क्या हमारे मामा जी ने जिन्होंने पार्ट लिया था क्या वो जीते हैं क्या नहीं जीते? तो ये दिन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Once the polling is over, the EVMs are sealed and taken to a secure place. मान लो 2 दिन
वोटिंग का चल रहा था, ठीक है। मान लो 2 दिन इलेक्शन चल रहे थे, कोई बड़ा एरिया है, या एक दिन, मान लो आज का एक दिन है, आज इलेक्शन चल रहा था, तो पूरा शाम तक इलेक्शन का चलेगा। इलेक्शन ओवर हो गया तो क्या होगा, इन ईवीएम्स को पूरा सील कर दिया जाएगा, अच्छे से पूरा अच्छे से ताला वाला लगा के सील कर दिया जाएगा, है ना, और इसको जो है एक सेफ और सिक्योर प्लेस पर जाकर रख दिया जाएगा। A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. और फिर एक दिन डिसाइड होता है, उस डिसाइडेड दिन पे उन सारी ईवीएम्स को बाहर निकाला जाता है और मशीन के थ्रू जो है चेक किया जाता है किस वोटर ने किस कैंडिडेट ने कितने वोट जीते हैं। The agent of all candidates are present there to ensure the counting is done properly. यहाँ पर भी जब काउंटिंग का दिन चल रहा है तब भी हर पार्टी का, हर कैंडिडेट के जो भी लोग हैं जान पहचानने वाले, वो वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि काउंटिंग ठीक से हो रही है या नहीं, क्या कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। The candidates who secures the highest number of votes फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और जो पर्सन सबसे ज्यादा वोट जीतता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो जो है इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है। What makes इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब हमारे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनली डिक्लेयर भी हो चुका है कि कौन जीता है, बट क्या ये इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक था, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये देखिए, हर टाइम जब इलेक्शन होते हैं ना, तो अलग अलग एलिगेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखो, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं कि हमारी कंट्री में जो है लोकतंत्र को हरा दिया गया है, डुबा दिया गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्शन नहीं हुए थे, धोखेबाजी हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। तो इस सब चीज के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो इतना बड़ा काम झाम कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस का, वो डेमोक्रेटिक हो, वो फ्री एंड फेयर मैनर में हुआ हो। तो इंडिया में जो इलेक्शन है ऐसा माना जाता है फ्री एंड फेयर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, क्या इलेक्शन में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं? यस, मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा लेवल तक हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। बट मैं क्यों कह रही हूं ऐसा, इस बात के लिए भी स्टेटमेंट्स हैं। Many reports are published related to unfair practices in election. सबसे पहले हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे अखबारों में, हमारी टीवी चैनल पे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है जिससे हमें लगता है यार नहीं हो रहे सही इलेक्शन, कुछ चीटिंग किया है, हम इतनी मेहनत करके दोपहर को वोट देने गए और इन्होंने चीटिंग कर दी। ऐसा बहुत होता है। देखो, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक आदमी मरा भी नहीं है और लिखा हुआ आ जाता है नहीं ये वोट नहीं दे सकता, ये तो मर गया है। कई बार फॉल्स नेम एडिड होते हैं कि कोई है भी नहीं, 18 साल से छोटा बच्चा है और वोट देने आ गया है। तो ये चीटिंग हमें बहुत बार देखने को मिलती है। जो नकली नाम होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है वोटर्स लिस्ट में, और जो एक्चुअल में जेन्युइन नाम है, जो 18 साल से ऊपर भी हैं, जो वोट दे भी सकते हैं, उनका नेम लिस्ट में नहीं होता है। और ऐसा मैंने भी बहुत बार देखा है कि मैं एक बार वोट देने गई तो एक बूढ़े अंकल लड़ रहे थे, भाई तुम्हारे आगे मैं जिंदा खड़ा हूं, मेरा ये कार्ड है, तुमने ये क्यों लिख दिया कि मैं डेड हो गया हूं, मैं कहां मरा हूं, मुझे वोट देने दो। तो ऐसा होता है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। जो पार्टी ऑलरेडी पावर में है, जो पार्टी ऑलरेडी रूल कर रही है, वो कई बार जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का जो है गलत इस्तेमाल करती है। गलत इस्तेमाल कैसे? मान लो अगर आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो ऑफिशियल्स को जो है जाके ऑफिशियल्स के जो भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस है वहां के जाके ऑफिशियल्स को परसुएड करने की ट्राई करती है, क्योंकि रोकेगा तो सही नहीं, क्योंकि आप इलेक्टेड लीडर हो तो आप ऑफिस में तो जा ही सकते हो, तो वहां जाकर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दो या फिर ऑफिशियल्स को जो है भड़काओ कि भाई हमें वोट देना। तो ये सब चलता रहता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स बाय द बिग पार्टीज। और जो पार्टीज जिनके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी पार्टीज है, नाम है उनका बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करती हैं, और ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करने से सब लोग उनके बारे में तो जान पहचान कर लेते हैं कि भाई देखो कितनी अमीर पार्टी है, इसने इतने पोस्टर लगवा रखे हैं, बट गरीब पार्टी जो है उसमें पीछे रह जाती है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। इंटिमिडेशन का मतलब होता है उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करना, उनको जो है एक तरीके से इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना। रिगिंग का मतलब है उनको डरा के, धमका के अपनी तरफ वोट लेना। ये भी हमारी कंट्री में कई बार देखने को मिलता है।
मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट एंड मैनी आर नॉट। बहुत बार ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये सही भी होती है और कई बार ये है सही नहीं भी होती है। कई बार जो है जानकर भी बोला जाता है कि इस पार्टी में चीटिंग हुई है, जब आपको लग रहा हो कि आप हार रहे हो। जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है, अभी थोड़े समय पहले जब इलेक्शन हुए तो एक पार्टी कह रही थी ये जो ईवीएम है ना, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है ये खराब है, इसको हैक कर लिया गया है, ये जो है वोट हम किसी और को देते हैं, दिखाता ये किसी और को है। तो एक्चुअल में बहुत सारे एलिगेशन लगे। जब वोटिंग का रिजल्ट आया तो जो पार्टी इल्जाम लगा रही थी बार बार, बाय चांस उसको ही ज्यादा वोट मिल गए तो उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अगर उसे वोट ज्यादा ना मिले होते तो वो फिर से कहती नहीं नहीं यार ये तो ईवीएम ये खराब थी, जितना तो हमें ही था। तो बहुत बार ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं ये सही भी होती है, कई बार सही नहीं भी होती। हाउ टू मेक इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड जस्ट। तो किस तरीके से हम अपने जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको फेयर और जस्ट बनाए कि बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शन हो रहा है, कोई भी चीटिंग नहीं हो रही है। तो उसका हमारा जो तरीका है वो है सबसे पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? एक ऐसी बॉडी जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है कंट्रोल करती है, वो हमारी क्या है? इलेक्शन कमीशन। और इंडिपेंडेंट क्यों है? ये किसी भी सरकार के अंडर वर्क नहीं करती है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी की तरह। जैसे जज एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं ना, किसी भी सरकार किसी भी लीडर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता, ऐसे ही हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारी कंट्री में इलेक्शन का प्रोसेस पूरा कौन कंट्रोल करता है? इलेक्शन कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंट भी है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो ये इलेक्शन कमीशन है इसके टोटल 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से 2 तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड होता है। उसको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट का मतलब ऑफिशियली यही कहते हैं कि अब जो है आप हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसमें पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब एक बार जब अपॉइंट कर दिया आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अब वो कुछ भी आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को। अब जब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया है, अब वो अपना काम अपने तरीके से करेगा। अब वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप कहोगे हमारी पार्टी का फेवर करो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible to remove the chief election commissioner। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो EC है ये काम किस तरीके से करती है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इट टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल में करना है, पूरा जो प्रोसेस है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? हमारी इलेक्शन कमीशन। सेकेंड, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party who that violates it। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स हैं जो हर पार्टी को फॉलो करने पड़ेंगे इलेक्शन से पहले। तो ये EC जो है लागू कर देती है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब आप किसी भी जो है रिलीजियस एरिया को यूज़ नहीं कर सकते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, तो वो सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो EC अप्लाई करती है। और अगर कोई भी पार्टी जो है ऐसा काम करती है जो इस कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, पूरे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस ऑफ विनिंग इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर हमारी इलेक्शन कमीशन जो है वो कई बार सरकार को भी बोल देती है कि भाई तुम्हें ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे अगर तुम्हें इलेक्शन में पार्ट लेना है, क्योंकि अगर वो ऐसे रूल फॉलो नहीं करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस तरीके की जो है ऑर्डर नहीं देगी, तो कई बार जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर का मिसयूज करती है कि उसकी तरफ जो है इलेक्शन जो है बेंड हो जाए, वो इलेक्शन जीत जाए। इसलिए जो है EC जो है ट्राई करती है सब कुछ फ्री एंड फेयर रहे। और अगर उसको कैसा ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई ऐसा पर्सन है जो उसके काम में जो है बाधा डाल रहा है, उसको जो है ट्रांसफर भी कर देते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं बट तेरा कुछ हमें चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको ट्रांसफर भी करवा सकती है। When on election duty, the government officers work under the control of the EC and not the government। यानी जो लोग हैं, मान लो जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और अगर इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो ये जो लोग हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे होते हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वर्क करना पड़ता है, ना कि सरकार के हिसाब से। उस टाइम सरकार का कोई रोल नहीं रहता है कि कौन सी पार्टी पावर में है कौन सी नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन के हिसाब से काम करना होता है।
हैज द ईसी सक्सीडेड इन कंडक्टिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन? क्या जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, क्या एक्चुअल में वो हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवा रही है? तो आंसर है यस, उसने जितनी मेहनत करी है सारा काम वाम करवाने की, वो सक्सेसफुल होता है। इलेक्शन कमीशन रेप्रिमांड्स द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। क्यों, हम कैसे हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना अच्छा बढ़िया काम कर रही है? क्योंकि अगर कभी उसे लगता है कि गवर्नमेंट या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके काम में बाधा डाल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन उसे रेप्रिमांड करती है, यानी डांट भी देती है कि भाई ये जो तुम है ना, तुम कुछ गलत कर रहे हो, इससे हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं हो रहे हैं। तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो डांट फटकार भी देती है। If elections are not conducted in free manner, EC orders re-polling। अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन में कुछ इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी चीटिंग हुई थी, कुछ भी धोखेबाजी हुई थी, तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो दोबारा इलेक्शन के लिए ऑर्डर करती है कि दोबारा फ्रेश इलेक्शन होंगे, अब जो है चीटिंग नहीं होगी। तो हमारी ईसी जो है बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रही है। तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो खुश रहती हैं इलेक्शन कमीशन पे? तो भाई जो रूलिंग पार्टीज होती है ना, उनको बहुत बार इलेक्शन कमीशन का काम नहीं आता समझ। क्यों अच्छा नहीं लगता इलेक्शन कमीशन का काम? क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन है उनको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का यूज नहीं करने देती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है किसी को भी इन्फ्लुएंस करे, सब कुछ उनके अंडर आ जाता है। तो रूलिंग पार्टीज को बहुत बार पसंद नहीं आता इलेक्शन कमीशन का काम, बट उनको ओबे करना पड़ता है। क्यों ओबे करना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है काफी इंडिपेंडेंट है और काफी पावरफुल है। तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से फ्री एंड फेयर मैनर में जो है इलेक्शन करवाती है। तो उसका ये आपका आंसर बनता है। अब क्या इतने प्रोसेस के बाद भी क्या हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? क्या हम सब लोग खुश हैं अपने इलेक्शन प्रोसेस से? तो ये अब हमें देखने को मिलेगा। पॉपुलर पार्टिसिपेशन एक हमारा और तरीका है चेक करने का कि क्या हमारे इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं, तो वो है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन यानी कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में। देखो, अगर हमारे दिमाग में होगा कि इलेक्शन जो है अच्छे से हो रहे हैं, लोग जिसको वोट दे रहे हैं वही जीत के आ रहा है, हमारी बात को माना जा रहा है, तभी तो हम इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लेंगे ना। अगर हमें पता है कि यार ये इलेक्शन प्रोसेस होता है इतना चीटिंग वाला है, हमें पता ही है इसने जीतना है, तो क्या हम कभी पार्ट लेंगे? नहीं लेंगे। जब हमें पता ही है कि मैम तो इसी लड़की को मॉनिटर बनाएगी, मैम को तो यही लड़की पसंद है, यही मॉनिटर बनेगी, तो क्या कभी हम इलेक्शन में खड़े होंगे? नहीं होंगे। बट जब हमें पता है कि हमारी मैम अच्छी है, जो असल में जीतेगा, जो असल में लोगों को, हमारे बाकी क्लासमेट्स को पसंद आएगा, वही मॉनिटर बनेगा, तब तो हमें बड़ा मजा आएगा मॉनिटर बनने के, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक और हमारे पास तरीका है चेक करने का कि हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज फ्री एंड फेयर, पीपल विल कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट। अगर हमारा फ्री एंड फेयर होगा इलेक्शन का प्रोसेस, तभी तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट। अगर लोगों को पता ही है चीटिंग है, धांधलेबाजी है, हमेशा इसी पार्टी ने जीतना है क्योंकि यही चीटिंग कर रही है, तो हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? वोटर टर्नआउट फिगर। वोटर टर्नआउट फिगर का मतलब होता है कितने लोगों ने जो है अपना वोट डालने गए। मान लो एक एरिया में से 100 लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट में हैं, बट कितने लोग वोट डालने गए, इसमें से 80 गए, 90 गए, इसको हम बोलते हैं वोटर टर्नआउट फिगर, कि एक्चुअल में कितने लोग जो है वोट डालने गए। तो अगर हम इस वोटर टर्नआउट की बात करें, तो अगर हम ये जो ब्लू वाला आपको लाइन दिख रही है ये इंडिया की है, तो इंडिया में देखो कॉन्टिन्यूसली कितने लोग वोट डाल रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि हम जो वोट डाल रहे हैं उसकी वैल्यू है। अगर हम सब मिलकर जो है अपने पसंदीदा पर्सन को जो है वोट देंगे, वही जीतेगा। इसलिए हमारे जो लोग हैं अब आगे बढ़ने लगे हैं, वोट डालने जाने लगे हैं। बट यहीं पर आपको जब यूके का दिखता है, यूनाइटेड किंगडम का, तो लोग जो है कम इंटरेस्ट ले रहे हैं वोट देने में। क्यों कम इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फ्री एंड फेयर तो है नहीं, ऑलरेडी चीटिंग हो रही है, तो इसलिए लोग कम हो रहे हैं। बट इंडिया के लोगों को विश्वास है कि अगर हम वोट डालेंगे तो हमारे वोट की वैल्यू है। इसलिए इन इंडिया द टर्न आउट हैज ईदर रिमेन्ड और स्टेबल, has either remained stable or actually gone up। तो या तो हमारे इंडिया में सेम परसेंटेज ऑफ लोग वोट डाल रहे हैं, या ज्यादा लोग वोट डालने जा रहे हैं। कभी भी कम नहीं हो रहा कि कम लोग वोट डाल रहे हो, नहीं, हमेशा ज्यादा लोग ही वोट डालने जा रहे हैं, या फिर इक्वल जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। तो यानी लोगों को विश्वास है कि हमारे जो वोट है उसकी वैल्यू है।
In India, the poor, illiterate and the underprivileged people in larger proportion as compared to the rich and privileged section। तो अगर हम बात करें इंडिया में जो है बहुत सारे पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं जो वोट देने जा रहे हैं एज कंपेयर टू द अमीर लोग। जबकि अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वहां पर जो है केवल अमीर लोग ही ज्यादा पार्ट लेते हैं वोट देने में। गरीब लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, उनको इतना ज्यादा इलेक्शन प्रोसेस पे विश्वास नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अनपढ़ हैं, उन लोगों को भी वोटिंग सिस्टम पे पूरा विश्वास है कि अगर हम वोट देंगे तो चेंज आएगा, इसलिए जो है वो वोट देने जा रहे हैं। ज्यादा हमें जो डाटा से पता लगता है कि हमारे यहाँ पर जो है गरीब लोग भी जो है उन्हें पता है कि हमारे वोट की वैल्यू है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। इवन जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, जो हम जैसे आम आदमी हैं, वो लोग भी इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करने लगे हैं इलेक्शन प्रोसेस में। The interest of voters in election-related activities has been increasing over the years. During the 2004 election, more than 1/3 of the voters took part in campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to the one or the other parties. One of the every 7 voters is member of a political party। अब आपको कंट्री में देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वोट देने तो जा ही रहे हैं, ज्यादा लोग वोट देने जा रहे हैं। इवन इलेक्शन कैंपेन में, इवन जितवाने के लिए भी लोग पार्ट लेने लगे हैं कि भाई हमें तो ये लीडर पसंद है, इसे जितवाओ। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल अपने आप को पार्टी से भी रिलेट करने लगे हैं कि यार ये पार्टी मुझे अच्छी लगती है, मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझे ये बढ़िया लगने लगी है। तो अब जो कॉमन लोग हैं वो केवल वोट देने नहीं जा रहे, इवन वो वोट लेने में भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ये भी हमें आज के टाइम में अपनी कंट्री में देखने को मिल रहा है। डू पीपल इन इंडिया एक्सेप्ट द रिजल्ट? क्या अब हम रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है रिजल्ट आता है और हम कहते हैं कि गलत रिजल्ट था, खराब रिजल्ट था? बताइए, क्या हम रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने इलेक्शंस का? यस, हम आजकल जो है, हम अब के टाइम में जो है जो भी रिजल्ट आता है उसको भी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम जीते या हारे, सरकार उसी की बनती है जिसके फेवर में रिजल्ट आता है। We have the reliable outcomes. What are these? हमारे जो है आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट हैं वो रिलायबल है, उन पर ट्रस्ट किया जाता है। क्यों ट्रस्ट किया जा रहा है उसके भी हमारे पास एग्जाम्पल है, हर चीज का एग्जाम्पल है। द रूलिंग पार्टी routinely loses election in India both at the national and state level। देखो भाई, अगर इलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चीटिंग होती तो जो पार्टी आज तक इलेक्शन जीती आ रही है, मान लो आज जो है बीजेपी पावर में है, ठीक है, अगर वो चीटिंग करे तो हमेशा वही इलेक्शन जीतेगी, है ना। अगले साल भी, अगले 5 साल में भी वही इलेक्शन जीतेगी, उससे अगले साल भी, उससे अगले जो इलेक्शन होंगे 5 साल बाद उसमें भी वही इलेक्शन जीतेगी। अगर वो चीटिंग कर रही है, रूल कर रही है, तो पावर भी है। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो रूल कर रही होती है, वो अगले आने वाले इलेक्शन में हार जाती है। हमारी कंट्री में हमें बहुत ज्यादा ऐसे देखने को मिलता है, अगर आज बीजेपी को 100 वोट मिले हैं मान लो, तो अगली बार उसे 50 भी मिले, ये ऐसा हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। जबकि बाकी कंट्रीज में जो ऑलरेडी रूल कर रहा है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो हार जाए, बट इंडिया में बहुत ज्यादा हार जीत हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, In the US, an elected representative rarely loses an election। अगर आप यूएसए की बात करो, अगर कोई ऑलरेडी जीता हुआ है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो हार जाए, हर बार कुछ धांधलेबाजी करके अगली बार भी वही जीत जाता है। लेकिन इंडिया में आधे से ज्यादा एमपीज और एमएलए जो हैं अगले आने वाले इलेक्शन में हार जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes usually lose the election। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है या जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, वो भी बहुत बार जो है इलेक्शंस हार जाते हैं। वरना तो देखो, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है, चाहे जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लोगों को डर कर उसको वोट देना चाहिए। पर एक्चुअल में हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। चाहे किसने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो भी पर्सन जो है इलेक्शन हार जाता है। अपार्ट फ्रॉम एवरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। अब चाहे जो भी बातचीत हो, लेकिन यूजुअली जब रिजल्ट आता है तो चाहे जो पार्टी हारी भी हो, वो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हम अगली बार कुछ और अच्छा करेंगे, बट एक्सेप्ट कर लेती है। वरना तो जो पार्टी हारे वो हमेशा लड़ सकती है कि नहीं, गलत हुआ था, चाहे तो वो लेट के लड़े रोड पे कि नहीं हमारे साथ तो गलत हुआ है, चीटिंग हुई है। पर ऐसा नहीं होता। हमारी कंट्री में जो पार्टी डिफीटेड हुई है, जो हारी है, वो भी जो है पीपल्स वर्डिक्ट यानी कि लोगों की चॉइस है, इसलिए वो अपनी हार को भी जो है एक्सेप्ट कर लेती है। तो
ये जो हमारे इलेक्शंस हैं ये डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, पूरा जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है इलेक्शंस का वो फ्री एंड फेयर है, बट फिर भी अभी बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी अभी भी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। क्या प्रॉब्लम्स है जो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आती है? सबसे पहले जो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ कर रही हैं, इतना पैसा यूज़ करती हैं तो वो ज़्यादा जो है फेमस हो जाती है। मान लो अगर आज मैं इलेक्शन में पार्ट ले रही हूँ और मैं करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी फोटो हर जगह लगवा दूं, तो एक बार को आपके मन में आ जाएगा यार हर जगह इसी की फोटो देखने को मिल रही है, शायद यही सबसे ज्यादा फेमस है, यही सबसे ज्यादा कॉमन है, तो इसी को वोट दे देंगे। कितनी बार ऐसा होता है, आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं आप उसी को देखना शुरू कर देते हो, है ना। चाहे वो व्यूज खरीद कर आए हो या चाहे वो व्यूज ऑनेस्टली आए हो, आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यार इस पे ज्यादा व्यूज हैं तो यही अच्छा होगा, है ना। तो यही होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, वो इतना पैसा खर्च कर देती है कि हर जगह बस अपना नाम ही दिखाती है ताकि लोग भी एक बार को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनको वोट देने के लिए। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy big and advantage over smaller and other parties। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज जो बड़ी हैं, फेमस हैं, वो उनके पास इतना पैसा होता है, इतना खर्च कर देती है कि उन्हें ये नहीं पता वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है कि जो छोटे वाले लोग हैं वो डर जाते हैं कि भाई हम हार जाएंगे क्योंकि इस पार्टी ने तो ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर दिया है, और ऐसा होता भी है ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर अ टिकट फ्रॉम द मेजर पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, यानी कि जो थोड़े से तेज हैं क्रिमिनल में, तो वो जो है छोटे लोगों को कहते हैं भाई इसी पार्टी से तो मैं ही वोट दूंगा, और जबरदस्ती जो है उस पार्टी की टिकट जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई इस पार्टी का आजकल ज्यादा हवा चल रही है, तो वो अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उस पार्टी की टिकट ले लेते हैं और दूसरे पर्सन को, सिंपल पर्सन को जो है उस पार्टी की टिकट नहीं लेने देते हैं। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives of these families. हमें बहुत बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पर केवल और केवल एक फैमिली का ही रूल चलता आ रहा है, हमेशा से जो है उसी पार्टी के, उसी फैमिली के लोग जो है उस पॉलिटिकल पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, बाकी और कॉमन लोगों को आगे आने नहीं दिया जा रहा। और सबको इसमें जो है रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई हमेशा उसी के बच्चे, उन्हीं के चाचा, उन्हीं के ताऊ, उन्हीं के रिलेटिव्स उसी पार्टी में हमें देखने को मिल रहे हैं, कोई नया चेहरा आगे सामने नहीं आता है। Very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice। बहुत बार हमें ऐसे देखने को मिलता है कि सारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेम ही है, कुछ कोई डिफरेंट है ही नहीं, सब लोग एक जैसे हैं। बोलते हैं ना, अरे यार ये तो सरकार बिक गई है, ये सारे ही ऐसे हैं, सारे हमारे करप्ट लोग हैं, किसको वोट दे। कितनी बार जब ऐसे आपकी फैमिलीज में डिस्कशन होता होगा तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे यार सारे ही तो एक जैसे हैं, सब लोगों ने लूटना ही है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई चॉइस ही नहीं ऑफर करते हैं सिटीजन्स को, सारे एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। और जो छोटी पार्टीज हैं या फिर जो कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, बहुत बार उनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है कि जो बिगर पार्टीज हैं वो ज़्यादा फेमस होती है, लोगों के बारे में बीच में उनकी ज़्यादा जान पहचान होती है, इसलिए जो छोटी पार्टीज हैं वो जो है बेचारी सफ़र करती हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस। अब आपने मुझे बताना है कि ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप कुछ चेंजेस बता सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टीज में लाए जाएं, इलेक्शन प्रोसेस में लाए जाएं, ताकि जो हम एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन हैं वो ज़्यादा अच्छा बना पाए हमारे इलेक्शन प्रोसेस को। ये जो है ये आप 10th क्लास में तो इसका आंसर पढ़ोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बट क्या आज इस टाइम पर आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि ये जो हमें लग रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, कुछ अमीर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ गरीब हैं, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? अगर आपको कोई सॉल्यूशन पता है तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए, अब आपने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे
ठीक है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई पीपल इन इंडिया ट्रस्ट द इलेक्शन प्रोसेस, क्या हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है ट्रस्टेबल है तो क्यों है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है क्या हमारे आउटकम्स जो है ट्रस्टेबल हैं, तो ये भी है क्या हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो उसका ये आंसर है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शन प्रोसेस इन आवर कंट्री, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच दे कंडक्ट द इलेक्शन प्रोसेस, तो पूरा आपसे डिटेल में जो है इलेक्शन कमीशन में के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। थैंक यू।